चलिए क्या पढ़ा है? इंडियन में अटक जाएंगे। इंडियन चीज पढ़ाऊंगे, पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगे, कुछ संविधान छत्तीसगढ़ भी कंप्लीट करा दो ना। मैं एक बच्ची से तैयार करा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। क्या क्वेश्चन बताने में एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश में काफ़ी टाइम लग जाएंगे, ठीक है, तो 1.5-2 घंटे में पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो उसका एक क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ, उसके बाद काफ़ी आसान हो जाएगा। रीजनिंग में इंग्लिश हिंदी PDF दिखे या तो पहले क्वेश्चन नोट करके मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, तो नहीं तो क्वेश्चन दिखाने एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत दिक्कत होता है। जैसे आप लोग भी अगर कोई इंग्लिश मीडियम के नहीं होंगे तो यूट्यूब में कोई ना कोई होगा, फिर वो बोले इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे रहो ना रहो दोनों में बताना होगा, तो टाइम लग जाएगा। तो इंग्लिश और उसका नोट्स तैयार होगा ना 3-4-5 दिन बाद करा दो उसको, ठीक है। आज पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं, इंडियन जीएस भी इसमें पूछेगा, थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देता हूँ। पॉलिटिक्स संविधान है ना, पूछेगा संविधान तो है सिलेबस में, संविधान एक देता हूँ जितना हो सके अभी 1.5 घंटे में आप लोग जितना दे तो। अच्छा कल वो जो पढ़ रहा था उसको दूसरे दिन करें और किसी दिन कराता हूँ हिंदी चलिए देखिए संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान में क्या क्या पढ़ना है ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। सबसे पहला प्रीएम्बल, इसको बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक है। इसके पूरे लिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रस्तावना, ठीक, ये करना है। फिर पार्ट 1, जैसे चैप्टर्स रहते किसी किताब के, तो प्रीएम्बल समझ लो एक इंट्रोडक्शन है, वो याद करने में काफी आसानी से याद कराऊंगा। पार्ट 1, 2 नहीं पूछता, बस उसके आर्टिकल्स याद करा के छोड़ दूंगा। 3, 4, 4A, 5 यहाँ तक कम से कम आपको करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल पार्ट 5 पढ़ोगे, इससे मिलता है। तो जैसे पार्ट 5 में जो केंद्र से रिलेटेड चीजें हैं, पार्ट में राष्ट्रपति हो गए, संसद हो गए, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक। उसी का राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री हो जाता है, प्रेसिडेंट की जगह राज्यपाल हो जाता है, गवर्नर हो जाता है, ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो ये कम हो जाएगा। मतलब एक ओवरव्यू संविधान का मैं दे सकता हूँ। स्टार्ट कराता हूँ प्रस्तावना से। प्रस्तावना होता क्या है, पहले संविधान क्या होता है, एक एकदम साफ शब्दों में आसान भाषा में समझाओ। जैसे किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कुछ नियम कानून जरूरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होगा कि अपने मन से शासन करेंगे नहीं, तो शासन चलाने के लिए नियम कानून, वो नियम कानून क्या कहलाता है, संविधान। आसान शब्दों में यही है डेफिनेशन, थोड़ी आसान शब्दों में यही है, ठीक है। संविधान नियम कानून, कैसा नियम कानून जो देश को चलाए, ठीक है, देश इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक। अब प्रस्तावना के इंट्रोडक्शन जिसमें बताया कि भाई उस किताब के बारे में क्या, जैसे कोई नॉवेल पढ़ोगे शुरुआत में बताता है कि किस बारे में किससे रिलेटेड है, ठीक। वैसे ही संविधान प्रीएम्बल उसकी भावना स्पष्ट करता है, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी भावना स्पष्ट करता है, ठीक है। अब इसका प्रस्तावना एज इट इज जो लिखा हुआ है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए डैश डैश जैसे लाइन लिखे हुए हैं, वो पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो मैं भेजूंगा, अभी याद नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो उसको मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ठीक। स्टार्ट होता है संविधान का, हम भारत के लोग, भारत को एक कैसा संपूर्ण क्या बनाने के लिए, PHDLG बनाने के लिए, ठीक है। हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं एक एक मतलब समझाते चलूंगा, ठीक है। हम भारत के लोग, इस शब्द से क्या स्पष्ट होता है, इस शब्द से 2 चीज स्पष्ट होता है कि जो संविधान का सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, वो कहाँ से, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से पहला, ठीक है। इससे क्या बोलता है कि सोर्स कौन है, भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, इस बात पे ये तात्पर्य, ठीक है। और क्या ये यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं भी बने ना, तो मुझे ऐसा लगता है संविधान पढ़ रहे हो, हमारे देश के बारे में जान रहे हो, तो प्रस्तावना प्रीएम्बल ओवरव्यू आपको मालूम होना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझिए, इसको नहीं पढ़ना। सोर्स दूसरा, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है, न्यायपालिका है, संविधान है, भारत की जनता है, क्या है, तो इससे मालूम चलता है हम भारत के लोग, भारत की जनता सर्वोच्च है, ठीक है, भारत की जनता, ठीक है, भारत की जनता सर्वोच्च है। लेकिन कभी कभार इसके ऑप्शन के साथ अगर संविधान दे देना तो संविधान, क्योंकि संविधान अल्टीमेटली बनाया भारत के लोगों ने, लेकिन ये ना रहे तो संविधान दे दो, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। न्यायपालिका से भी ऊपर कौन है, संविधान। तो सोर्स पता चलता है, भारत की जनता इंपॉर्टेंट है, भारत की जनता पावरफुल है, ये बताता है कौन, हम भारत के लोग। PHDL से याद रखिएगा, इसको PHDL ये कोड बना दिया,
कि एज इट इज 9 वर्ड बनाना चाहिए, PSDLG ये शब्द दिया गया है। चीज पी से होता है प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में बोलते हैं संप्रभु, तो प्रभुत्व संपन्न इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न या इसी को संप्रभु भी बोला जाता है, लेकिन वर्ड जो यूज हुआ है वो है प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु, संप्रभु ऑब्लिक सॉवरेन। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इस सॉवरेन का मतलब क्या, संप्रभु का मतलब क्या, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भारत 1947 तक गुलाम था इंग्लैंड का, ठीक है। 1900 जब संविधान लागू हो गया पूरी तरीके से, तो उसके बाद भारत किसी का गुलाम नहीं है, किसी के निर्णय उस पर थोपे नहीं जा सकते। भारत का जो निर्णय होगा स्वतंत्र रूप से लेगा, किसी का कोई दबाव नहीं होता। संप्रभु मतलब क्या, खुद के निर्णय खुद लेंगे, कोई और दूसरा प्रभावित नहीं करेगा। तो भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो प्रस्तावना से मालूम चलता है कुछ। एस से समाजवादी, इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट, सोशलिज्म, समाजवादी क्या, सोशलिज्म। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी प्रकार की बोला जाता है, एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, 3 प्रकार के इकोनॉमी मिलेंगे, या अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2, एक होता है कैपिटलिज्म पूंजीवादी, एक होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब क्या, पूंजीवादी, जो ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेस हैं या ज्यादातर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाने का काम पूंजीवादी लोग करते हैं। पूंजीवादी मतलब उनका हाथ, जो रिसोर्सेस हैं वो किसके हाथों में रहता है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट लोगों के हाथ में रहता है। सोशलिज्म में समाजवादी के लोगों में किसका जो नेचुरल रिसोर्सेस का हाथ है, ठीक है, या जो बिजनेस चला रहा है, सरकार चला रहा है, देश चल रहा है, वो ज्यादातर किसके, गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। इसलिए भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का। अभी इसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समाजवादी और पूंजीवादी में क्या डिफरेंस। सपोज एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, समझ आ जाएगा आपको। किसी गांव में, किसी भी एक क्षेत्र में 1000 लोग रह रहे हैं, 1000 में से 900 लोग गरीब हैं, जो क्या सिर्फ एक साइकिल अफोर्ड कर सकते हैं, और साइकिल की कीमत कितनी, 1000, ठीक है। और यही 100 लोग एकदम अमीर हैं, ठीक है। इन लोग क्या 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं, कार अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कार की कीमत कितनी, 10 लाख, ठीक है। इसमें प्रॉफिट है 100 रुपए, इसमें प्रॉफिट है, समझ लो मैन्युफैक्चर हो रहा है 7-8 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट है। तो ये 100 लोगों के लिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई पूंजीवादी देश होता, नेचुरल रिसोर्सेस कंट्रोल में किसके रहते, पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहते, मतलब पूंजीवादी कैपिटलिस्ट प्राइवेट लोगों के हाथ में रहते, तो वो ये समाज की भलाई थोड़ी देखता है। 900 लोग, उसको तो अपना प्रॉफिट दिखता है, भाई 8 लाख कमाऊंगा 1% से, 100% से, तो फिर उसका 100 गुना हो जाएगा, 8 लाख का सीधा 8 करोड़ हो जाएगा, उसको तो प्रॉफिट दिखता है। और वही अगर बोलता है साइकिल बनाने, तो साइकिल थोड़ी बनाएगा, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। लेकिन समाजवादी देश होता ना, तो समाज के हित में, समाज के कल्याण में कार्य करता, वो साइकिल बनाता बजाय कार के, ठीक है। तो एक उदाहरण दे दिया सोशलिज्म और समाजवादी और इसमें पूंजीवादी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो भारत देश कैसा भी हो, लिखा क्या है यहाँ पे, समाजवादी है, समाजवादी। अब समाजवादी रह नहीं है, तो झुकाव पूरा का पूरा कैपिटलिज्म में था। अब 1991 की बात है, जहाँ पे एलपीजी आया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, ये 3 चीजें टर्म आई। 1991 तक इतनी स्थिति डाउन हो गई थी भारत की समाजवादी के चलते कि वो पैसे नहीं बचे थे, सोने गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। 1991 की बात है। तब निर्णय लिया गया कि भारत को थोड़ा सा पूंजीवादी की तरफ झुकाया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए, बहुत सारी चीजों का सरकारी को निजीकरण किया जाए, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि क्या है, जब सरकार के हाथों में कंट्रोल होती, धीरे धीरे सरकारी कर्मचारी जानवर कैसे कोई काम नहीं। लेकिन वही चीज प्राइवेटाइजेशन में 10,000 के बदले आपको 50,000 का काम करा देंगे, और सरकारी में 50,000 लेके 5,000 का काम नहीं करना है, ऐसे ही चलता जाता है सरकारी संस्था में। तो प्राइवेटाइजेशन के देने से, प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये फैक्ट बोलता है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट बोलता है। तो अब जो भारत क्या होता है, पूंजीवादी की तरफ ज्यादा झुकाव है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, लेकिन पूंजीवादी की तरफ झुकाव है। लेकिन संविधान में क्या बोला है, सोशलिज्म है, समाजवादी है, ये क्लियर। डी से धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। इंडिया इज अ सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, भारत को बोला गया कि हिंदू देश है, नहीं, हिंदू देश नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ठीक। तो सेकुलर मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या, कि सरकार या राज्य या भारत देश किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, ठीक है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी धर्म के लिए समान न्याय, समान अवसर, ठीक है, समान कानून, ये धर्म पे बोलता है। एल से होता है लोकतंत्रात्मक, एल से होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश है भारत, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मींस इंग्लिश में उसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ चुनाव हो, ठीक है, लोगों का शासन हो, ना कि राजा का शासन हो। राजा का बेटा राजा नहीं, लोगों का शासन, ये लोग ही शासन कर रहे हैं। कैसे, सपोज प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, तो मोदी जी कैसे चुन के आए, प्रधानमंत्री अगर चला रहे शासन कैसे चुन के आए। हम लोग यहाँ सांसद को वोट देते हैं, 11 यहाँ लोकसभा सीट है,
5 राज्यसभा सीट है, ठीक है, टोटल 16 सीट हम लोग भेजते हैं। ये सांसद को हम लोग चुन रहे, लोग हमारे प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं और उन्हीं में से ही कोई एक सांसद बन रहा है क्या, प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो अल्टीमेटली अप्रत्यक्ष रूप से तो वही शासन कर रहे हैं, लोगों का शासन ही है, इसको बोला जाता है लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, इंग्लिश में डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है, ठीक। जिसे गणराज्य, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है लोकतंत्र और गणराज्य में। गणराज्य का इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या, जो देश का हेड होगा, देश का जो सर्वोच्च नागरिक बोला जाएगा, सर्वोच्च पद होगा, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को बनाता है, वो क्या चुना जाएगा, ना कि बेटा का बेटा, राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं। तो देश का हेड कौन बनता है, गणराज्य तभी कहलाएगा, रिपब्लिक तभी कहलाएगा जब जो सर्वोच्च पद है वो चुन के आएगा। तो राष्ट्रपति चुना जाता है, 5 साल का कार्यकाल का चुना जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है क्या, ब्रिटेन में नहीं है, राजा 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 वंशानुगत चलता है, ठीक है। तो ये पीएचडी, अभी मैं इसको भेजूंगा चार्ट, अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन घर जाके इसको याद करेगा। तो क्या बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, कैसा न्याय, सामाजिक आर्थिक, इसमें 3 ही वर्ड है और कोई वर्ड नहीं दिया। ये तो ये आपको पूरा याद रहेंगे ना, तो क्वेश्चन देगा कि इसमें कौन सा वर्ड दिया है कौन सा नहीं, तो आपको मालूम होगा। कैसा न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। और स्वतंत्रता, और कैसी स्वतंत्रता, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ी में गाली होता होगा, उसके बाद जो उसके साथ जो संयोजक लगाते हैं, ठीक है, तो वो वाला वड़वा का क्या रखना, वड़वा स्वतंत्रता, ये वह से है। अब मैं ऐसे याद क्यों, ऐसे याद करना होगा आप लोगों को, जो बोलते बन जाए वो बता दूंगा, ठीक है, बाकी जो नहीं बोलते बनेगा तो भी बता दूंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो वड़वा, वी से क्या है, विचार, वी से वड़वा, वी से विचार, ए से अभिव्यक्ति, विचार थॉट, अभिव्यक्ति उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति, फिर ये धर्म, फिर ये से विश्वास, ए से उपासना, ए से उपासना, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। पीएचडी बनाने के लिए, ठीक है, कैसा न्याय, सार न्याय, और कैसा स्वतंत्रता, वड़वा स्वतंत्रता, ठीक है। वी से विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ठीक है। और आगे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें व्यक्ति की गरिमा और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने के लिए डैश डैश डैश, आगे और बहुत सारी चीजें हैं। इसमें लास्ट में लिखा कि हम आज एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस ये जो संविधान है उसको क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित करते हैं, ठीक है। डेट याद रखना है 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित, ये पूरे संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, इंग्लिश में होता है इसका अंगीकृत मतलब एडॉप्शन, ठीक है, अंगीकृत स्वीकार किए, ठीक है, अडॉप्ट किए, अधिनियमित एनेक्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एनेक्ट किया, लागू किया, अधिनियमित करना मतलब लागू करते हैं, अर्पित, अर्पित करना मतलब कि किसी को देना, किसको देना, आत्मा को, खुद को, तो आत्म अर्पित करना, ठीक है, सौंपते हैं, किसको सौंपते हैं, खुद को सौंपते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है क्या, पूरे आपके प्रियम्बल में, ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब 26 नवंबर 1949 पूछा जाता है प्रियम्बल में कौन सा डेट मेंशन है, 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान के कुछ नियम को लागू कर दिया गया था। संविधान के कुछ आर्टिकल्स को, उसमें आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, जिस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, इतना तो कुछ को ये लागू किया था। अभी 26 जनवरी को ही क्यों किए, इसका एक इतिहास है। 26 जनवरी 1930 को ना इन लोग जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, आजादी दिवस मनाया, इतिहास में थोड़ा पढ़ोगे, वो देश को यादगार बनाने के लिए बाकी सारे प्रोविजन को इस दिन लागू किया, ठीक। अब इसमें प्रियम्बल को कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ कहा है, वो याद करना होगा। एक इसको बोला संविधान, ये प्रियम्बल को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली, जन्म कुंडली बोला किसने, के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली बोला, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दिस, के.एम. मुंशी। कैसे याद रखोगे, मुंशी कौन, वो जो ऐसे चश्मा सब पहन के थोड़ा बहुत इमेज मुंशी का क्या था वो हिसाब किताब रख रहा है। हॉरोस्कोप जो
जन्म कुंडली देखते हैं, उन लोग भी हिसाब किताब निकालते हैं ना, पैदा किस दिन हुए, ठीक है, किस मुहूर्त में हुए, कब हुए, कैसे हुए, सब वो निकालता है, ठीक है। तो वो भी जन्म कुंडली देख रहे हैं, मुंशी भी ऐसे उससे रिलेट कर लिया मैं। जन्म कुंडली किसने बोला? किया मुंशी ने। एक पालकी वाला थे, पालकी वाला सरनेम है उनका, पालकी वाला, इसने बोला संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आइडेंटिटी कार्ड आप भी सेलेक्ट के घूमोगे, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का, ठीक है, स्कूल का, कॉलेज का, तो आपका आइडेंटिटी पता चल जाता है कि आप क्या करने आ रहे हो, स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, इसके स्टूडेंट हो, पढ़ने का। वो बस छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड आपको पूरा डिफाइन कर देगा कि हो क्या। ठीक, प्रस्तावना भी डिफाइन कर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है, भारत कैसे चलता है, ठीक है, कैसा देश है, देखो प्रभुत्व संपन्न है, कैसे न्याय मिलते हैं, सामाजिक कैसे संस्था मिली हुई है, कब लग हुआ। तो ये सब क्या है, पालकी वाला ने क्या बोला? परिचय पत्र बोला, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड बोला। कैसे अलग हो गए? पालकी वाला में जो पालकी होते हैं सब अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड रखते हैं, स्टूडेंट भी आईडी कार्ड रखेगा तो ये भी आईडी कार्ड रखेगा, ऐसे परिचय पत्र, ठीक, इतना क्लियर। ये खत्म हुआ आपका प्रियम्बल। इसके बाद जैसे किताब का एक बड़ा सा चैप्टर होता है, ठीक है, उसको किताब, मोटी सी किताब के अलग अलग चैप्टर होते हैं, इसको भी अलग अलग चैप्टर्स में बांटे गए, ठीक। अब लाइन से पढ़ते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 क्या है, ठीक। पार्ट 1 भाग 1, हिंदी में बोलते हैं भाग 1। इसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक दिया हुआ, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दिया हुआ है। लाइन से बताता हूँ क्या है, सॉरी, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या होता है। आप बोलोगे कौन से देश में रहना, आप बताओगे भारत देश। कैसे मालूम भारत देश? कौन बोला कि छत्तीसगढ़ भारत के देश के अंतर्गत आता है? तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भारत देश में रह रहा हूँ, भारत मतलब क्या, भारत की सीमा क्या, कहाँ मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 1 में, ठीक है। ये पार्ट 1 का ही नाम है पूरा, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। भारत और उसके राज्य क्षेत्र, उसका क्षेत्र क्या है, आप भारत में रह रहे हो, कौन डिफाइन किया आपको भारत में रह रहे हो? कैसे मालूम आपको ये भारत में आता है, ये आता है कि नहीं आता है? ये पार्ट 1 पूरा बोलता है, भाग 1 में है, और इसके बाद आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पूरा ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, भारत का जितना क्षेत्र है वो आपका डिफाइंड है, ठीक। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में इसका मतलब है भारत जो कि इंडिया है, या इंडिया जो कि भारत है, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। राज्य है, राज्यों का क्या है, संघ, सीजी, एमपी, एमएच, चाहे यूनियन टेरिटरीज भी हो, राज्यों का संघ होगा, ये बताया, ठीक। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है कि क्षेत्र क्या है भारत का। हेलो जी सर, नमस्कार बोलिए। हाँ हाँ, हो जाएगा ना। आप गूगल पे यूज करते हो? फोन पे यूपीआई आईडी भेज देता हूँ, उससे पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सुनते जाइए बस कहानी ऐसे, ठीक। जोर दोगे तो याद नहीं होगा, दिमाग में जोर दोगे तो याद नहीं होगा, ठीक। इसको मैं समझ लो अभी लगभग 8 घंटे में पढ़ाया हूँ, इसको मैं अभी 1.5 घंटे में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पीड जरूर है, ठीक, लेकिन बस सुनते जाइए कहानी ऐसे, कहानी समझिए, सुनिए। ये मत सोचिए कि स्कोर करना है, ये सोचिए कि थोड़ा सा कुछ तो जान लो, एडिशनल कुछ तो सीख के जाओगे यहाँ से, है ना। किसी बोलो भाई भारत में आता हूँ, कहाँ रहता हूँ, बता, वही बताओ भाई, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे राज्यों का संघ, संघ मतलब हिंदी में संघ होता है, ठीक। इंग्लिश में संघ का 2 मतलब होता है, एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ, यूनियन मतलब भी संघ, फेडरेशन मतलब भी संघ, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अमेरिका फेडरेशन है, यूनियन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ भारत भी है, राज्यों का संघ अमेरिका है, लेकिन इंग्लिश में बोला जाए तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है एंड अमेरिका इज फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक। इसका क्या मतलब, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन मतलब भारत से अगर छत्तीसगढ़ अलग होना चाहना कि मजा नहीं आ रहा भारत में रहने से, तो अलग नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा कानून उसको प्रावधान नहीं करता, प्रावधान नहीं देता, उसका सब बेनिफिट नहीं दिया, या उसको बोला नहीं गया कि आप अलग हो सकते हो। तो जो राज्यों का संघ होता है उसका मतलब कि राज्य अपने अलग नहीं हो सकते इस देश से, लेकिन जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है
जैसे अमेरिका है, उसमें चाहे जो अमेरिका बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कैलिफोर्निया और बहुत सारे ऐसे टेक्सास, ये सब मिला के बना हुआ है ना, वो जिस दिन चाहे उस दिन अलग हो सकते हैं। उन लोग एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में जो जुड़ा हुआ है कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनियन और फेडरेशन में यही डिफरेंस है। कल को चाहे कि तमिलनाडु अलग बन जाए, केरला अलग हो जाए, नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसको कोई प्रोवाइड नहीं करता से, ठीक। तो यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस है, उन लोग एग्रीमेंट के तहत मिले हुए हैं, जिस दिन लगेगा कि अलग होना अलग हो जाएंगे। तो पहला बोला। अब इंडिया शैल बी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का समूह, ये तो बोला गया। अब ये इंडिया में क्या क्या शामिल होंगे, 3 चीज शामिल होते हैं। पहला स्टेट, राज्य, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा अर्जित प्रदेश, एक्वायर्ड टेरिटरीज बोला जाता है, एक्वायर्ड टेरिटरीज, अर्जित प्रदेश। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ये तो भारत में ही। एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या, कल को पाकिस्तान से झगड़ा हुआ, वहां का कुछ प्रांत इधर जीत गए, चाइना से झगड़ा हुआ, चाइना को कुछ ले लिए, श्रीलंका झगड़ा हुआ, श्रीलंका कुछ कब्जा कर लिए, तो वो क्या, अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश में भी भारत में फिर वो सीमा में आ जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोविजन जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर भारत में शामिल नहीं होंगे वो। तो अर्जित प्रदेश आएंगे, राज्य आएंगे, यूनियन टेरिटरीज आएंगे, और अर्जित प्रदेश, एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये 3 है भारत में क्या, भारत का बाउंड्री क्या, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज, इतना क्लियर, ठीक। अब आर्टिकल 1 ये पढ़ तो लिया अपन, आर्टिकल 1 से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। पहला, भारत का नाम भारत है कहाँ मिलता है, आर्टिकल 1 में। भारत को और किन किन नामों से मेंशन किया गया है आर्टिकल 1 में, तो इंडिया और भारत। हिंदुस्तान है क्या, नहीं, हिंदुस्तान नहीं पढ़े तो नहीं, 2 ही नाम से मेंशन आता है, ठीक है। भारत क्या है, भारत वो है जो आर्टिकल 1 में दिया है, और आर्टिकल 1 में क्या दिया है, भारत स्टेट है, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी, 10 करको आया, ठीक। अब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 2 और 3 को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अल्फाबेट में पढ़ोगे ABCD, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा, एक्सटर्नल इंटरनल। अभी मैंने बोला कि अर्जित प्रदेश भी आते हैं। कल के डेट में अगर सपोज पाकिस्तान से युद्ध जीत के वहां उसको कब्जा में कर लिए, तो उसका प्रोसेस कैसे होगा ये मेंशन है आर्टिकल 2 में। एक्सटर्नल बोला मतलब बाहर से कोई भी प्रदेश अगर अर्जित कर रहे हैं, जीत रहे हैं, उसको भारत में शामिल कर रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस किसमें मेंशन है, आर्टिकल 2 में, क्लियर, प्रोसेस मेंशन है। और भारत के अंदर से छत्तीसगढ़ बना, कौन से राज्य से अलग होगी बना मालूम, एमपी से अलग होगी बना। तो भारत के अंदर इंटरनल बना, भारत के अंदर किसी एक राज्य को 2 राज्य या 2 से ज्यादा राज्य में बांटना हो, 2 या 3 राज्यों को मिलाना हो, नाम चेंज करना हो, जैसे असम का असम, उड़ीसा का उड़ीसा, ऐसा नाम चेंज करना हो, तो ये सारे प्रोसेस कौन से आर्टिकल में दिए हैं, आर्टिकल 3 में। ये प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी, आर्टिकल 3 में, ठीक। अब पूछोगे प्रक्रिया दी हुई, प्रक्रिया क्या, तो प्रक्रिया मतलब इस संबंध में कैसे पास होंगे, संसद कानून बनाकर ये लागू कर सकती है, ये चेंजेस ला सकती है, संसद कानून बनाकर। अब संसद मतलब क्या, लोकसभा, संसद मतलब राज्यसभा, संसद मतलब प्रेसिडेंट, संसद, ठीक। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो कोई बिल जो है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता वो बिल एक्ट नहीं बनता, प्रेसिडेंट भी होना जरूरी है। अब एक यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा था, कितना बारीक था देखो, लोकसभा संसद का अंग है, राज्यसभा संसद का अंग है, और प्रेसिडेंट संसद का अंग माना जाता है। तीनों सही है, सही लग रहा है, नहीं है, प्रेसिडेंट संसद का अंग माना जाता है, नहीं, प्रेसिडेंट संसद का अंग है, ठीक है। इतना भाई कौन इतना दिमाग लगा, जैसे मैं बोलूं ये शायद मेरा भाई है, शायद क्या, अगर है तो नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं, ठीक। तो वैसे ही प्रेसिडेंट संसद का अंग माना जाता है, नहीं, प्रेसिडेंट संसद का अंग, ठीक है। क्यों अंग है कि उसके साइन के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बनता, कोई अधिनियम, कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनता, ठीक। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंसी ये संसद में, विधानसभा में गया, विधानसभा राज्य के केस में, राज्य विधानमंडल में आते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव में आते हैं, ठीक। तो ये प्रक्रिया का मेंशन है, और ये भी प्रक्रिया यही है, संसद बनाएगा कानून। अब आर्टिकल 4 में क्या दिया, आर्टिकल 4 में ये बोला है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रदेश में ये सब शामिल होगा, वो आर्टिकल 368 के तहत
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब पूछोगे आर्टिकल 368 क्या और ये संविधान संशोधन क्या, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो आर्टिकल 4 में अपन वापस आएंगे। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। कोई चेंजेस अब ये लिख दिया, उस टाइम संविधान सभा ने संविधान बनाया तो कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं, ठीक है, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, समय के अनुकूल चलना पड़ेगा, तो कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, तो चेंजेस लाया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से लाया जा सकता है? 3 प्रकार से। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन, ठीक है, ये 3 तरीके से संविधान में संशोधन माना जाता है। ये 2 संशोधन के बारे में मेंशन है आर्टिकल 368 में, ठीक है। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 3। लेकिन आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने संशोधन हो सकते हैं? 2, ठीक है। तो यही बोल रहा है, जो संशोधन सामान्य बहुमत से होते हैं उसको संविधान संशोधन माना ही जाता है। जो संशोधन संविधान साधारण बहुमत से होते हैं उनको उससे संशोधन तो हो जाता है, लेकिन माना नहीं जाता, संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक है। ये थोड़ा बारीक पढ़ने, जब एकदम डिटेल में पढ़ना होगा तो और बता दूंगा, फिलहाल इतना ही समझ लो। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 3। आर्टिकल 368 के तहत होता है 2। तो ये बोल रहा आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंजेस आएंगे संशोधन करना पड़ेगा ना। देखो भारत देश कभी तक कुछ और था, पाकिस्तान को कुछ शामिल कर लिया, तो अब ये डेफिनेशन तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये चेंज कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो ये जो संशोधन होगा तो सामान्य बहुमत से होता है, ठीक है। सामान्य संसद कानून बनाकर कर सकती है। तो ये कानून कैसे बनता है? लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, सिंपल मेजोरिटी। सपोज 500 लोग है ना, 251 लोगों ने वोट कर दिया, हाँ आना चाहिए, पास हो जाएगा बिल, तो साधारण बहुमत बुलाया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, 50% से एक ज्यादा, ठीक है। तो ये संशोधन तो हो गया, लेकिन उसको संविधान में संशोधन नहीं होता। ऐसे हर रोज कितने सारे चेंजेस आएंगे, तो कितने सारे को संविधान में अमेंडमेंट करते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ चर्चा होता है किसी मुद्दे पर, कितना सारा संस्थान, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ठीक। तो यही बोलता है आर्टिकल 4 कि 2 और 3 में जितने भी संशोधन होंगे उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी के तहत होता है। फिर से बताता हूँ, पार्ट 1 में क्या है? इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके राज्य क्षेत्र दिया है। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, 1, 2, 3, 4। एक बोलता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया को डिफाइन किया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ है। और ये राज्य क्या? 3 चीज, स्टेट यूनिटी, एक्वायर्ड टेरिटरी, राज्य संघ राज्य अर्जित प्रदेश, ठीक है। एक आर्टिकल 2 क्या? एक्सटर्नल, इसका प्रक्रिया जो एक्सटर्नल से शामिल करेंगे, उसकी प्रक्रिया कौन, प्रक्रिया मतलब क्या? संसद कानून बना करेगा। तीसरे में इंटरनल, ऐसे जोड़ना है तो उसका प्रक्रिया। और चौथे में क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन है उसको 368 का संशोधन नहीं माना है। थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ पाएगा, बाकी खुद से करना होगा, ठीक है। अब देखो कभी किताब में पढ़ोगे ना तो बोला जाता है कि अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे किसी किताब में लिखना दिया होगा सिक्किम बना है 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ये दिया रहता है एज इट इज, तो वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज गलत कर देता है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिक्किम राज्य का गठन किया गया सब दिया रहता है, ठीक है। लोग शब्द गलत वहां पे यूज होता है, वाक्य गलत हो जाता है। अब अभी जैसे बोलोगे कि यार देखो सिक्किम राज्य बना और ये राज्य बनने की प्रक्रिया कहीं भी बोले संविधान संशोधन में नहीं आता, तो ये 36वां संविधान संशोधन कैसे हो गया? इसकी एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। सिक्किम उस टाइम भारत का राज्य क्षेत्र नहीं था, भारत के तहत नहीं शामिल था, ठीक है। सिक्किम, अब सिक्किम को शामिल करना था, ठीक, सिक्किम को शामिल करना था तो कैसे किया जाए? भारत के अंदर शामिल करना है। अब भारत मतलब क्या? ये 3 थे, तो भारत, सिक्किम राज्य तो था नहीं, ना केंद्र शासित प्रदेश था, ना हम सिक्किम को लड़के जीत रहे थे, तो अर्जित प्रदेश भी था, तो कैसे शामिल किया जाए? तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 35वां संविधान संशोधन लाया, 35th अमेंडमेंट लाया 1975 में, और आर्टिकल 2 में एक और आर्टिकल जोड़ा 2A, आगे जोड़ दिया 2A, ठीक है। अब ये 2A क्या था? 2A के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया गया, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया। अब पूछोगे एसोसिएट स्टेट मतलब क्या? तो एसोसिएट स्टेट मतलब ये कि उसके इंटरनल अफेयर, आंतरिक मामले में
भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिक्किम जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा, ठीक। लेकिन जो उसके विदेशी मामले हैं, एक विदेशी मामले, एक डिफेंस संबंधी मामले, रक्षा संबंधी मामले और मुद्रा संबंधी मामले, मॉनेटरी चीज, वो कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। ये बोला था एसोसिएट स्टेट। तो आर्टिकल 2A के तहत पहले क्या सिक्किम को भारत में मिला लिया, और भारत को क्या, उसको सिक्किम को क्या दर्जा दिया गया? एसोसिएट स्टेट, सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। इस तरीके से सिक्किम शामिल हो गया भारत में, ठीक है, 2A में शामिल हो गया। फिर जब 36वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत ये किताबों में ये दिया जाता है कि वो उसके माध्यम से सिक्किम बना। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? तो इस 2A को समाप्त कर दिया गया, जो 2A बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो सिक्किम जुड़ गया 2A के माध्यम से, अब भारत में कहलाने लगा। फिर वो 2A के माध्यम से जुड़ा था, वो 2A को ही हटा दिया आर्टिकल कि कोई सह राज्य नहीं। तो पहले 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसका उस रास्ता खोला गया, भाई सिक्किम आओ, और 2A को ही इस तरीके से सिक्किम को शामिल किया। तो जो लैंग्वेज यूज किया जाता है 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य का गठन हुआ, गलत। 36वें संविधान संशोधन द्वारा तो 2A को हटाया गया है, ठीक है। तो किसी भी राज्य बनने के लिए, बिगड़ने के लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो 36वां संशोधन समझ आए कैसे क्या, ठीक, इतना क्लियर। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। इंटरनल एक चीज और बताना है इसमें। आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ गया है कि जैसे एमपी से सीजी बनाना है, तो एमपी की विधानसभा, संसद नहीं बोल रहा हूँ, वहां की विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वहां से पूछना पड़ेगा, वहां से सलाह लेना पड़ेगा। ये भी प्रावधान करेगा, ठीक है। ये भी प्रावधान करेगा कौन? आर्टिकल 3 में बोलता है कि, ठीक है, क्या बोलते हैं कि जिस जो संबंधित राज्य की विधानमंडल है उनसे सलाह लिया जाएगा, ठीक है। जैसे एमपी से सीजी बनना था, तो उनसे एमपी के विधानमंडल से, उस टाइम जो भी विधानमंडल रहा होगा, जिसकी भी सरकार रहेगी, वहां सलाह के लिए जाएगा एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना था, तो आंध्र प्रदेश में सलाह के लिए बात गई हुई, ठीक है। तो जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना था, या एमपी से सीजी बनना था, या सपोज सीजी सभी जैसे नीचे की स्टेट्स हैं, वो नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग होने की मांग करते हैं। कारण क्या? जैसे सपोज छत्तीसगढ़ से ही ये अलग होना है, या छत्तीसगढ़ से अलग होकर कोई एक और राज्य बना रहे हैं, तो ये कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अभी देखिए संसद बनाएगा, ना कि विधानमंडल। राज्यों में परिवर्तन करना, लेकिन संसद बनाएगा, ना कि विधानमंडल। ये तो विधानमंडल बनाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य तो अपने बेनिफिट के लिए सोचेगा, तो उसको लगेगा कि बस्तर को अलग ही कर देना चाहिए, नीचे वाले को बेनिफिट है तो वो उस हिसाब से काम करेगा, अपने बेनिफिट देखेगा। नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा। तो ये सब संबंधी कौन काम बनाता है? संसद बनाता है, विधानमंडल नहीं बनाता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इसे बंटवारा करना है, 4 भाई हैं, बंटवारा करना है, तो किसी एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, भाई तुम अपने हिसाब से कर लो, तो अपना ही ज्यादा रख लेगा ना, अपने हिसाब से बंटवारा करेगा। इन्होंने पिताजी करे तो अनबायस्ड तरीके से करेंगे, समझ आया? तो पिताजी कौन? संसद, और पुत्र कौन? ये विधानमंडल, ठीक है, राज्यों की सरकार, ना कि केंद्र की सरकार, ठीक है। तो ये बोला इसने कि अगर कोई चेंजेस है ना, तो जो संबंधित राज्य है, मतलब जो इफेक्ट हो रहा है, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। जैसे असम से असम करना है, उड़ीसा से उड़ीसा करना है, ये सब के सब आर्टिकल 3 में आते हैं। इंटरनली कोई भी चेंज करना है, तो मुझे ये बताइए कि सपोज छत्तीसगढ़ राज्य को तोड़ के कुछ और राज्य बनाना चाहे, छत्तीसगढ़ राज्य से पूछा जाएगा, ये लिखा आर्टिकल 3 में। अब छत्तीसगढ़ ने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो छत्तीसगढ़ राज्य का 2 टुकड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड, होगा, ठीक है। सिर्फ सलाह लिया जाएगा, सलाह माना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। सलाह लिया जाएगा, मानना नहीं मानना संसद के ऊपर, मतलब आप दो अपना विचार रखो, मानना पास होना वही होता है नहीं, हाँ वो जो पास होता है बोलते हैं बिल नहीं, वो एक सलाह होता है। मतलब सलाह मीन्स एक बात रखी जाएगी, इतने लोग हाँ सहमत है, वहां से एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जाता है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो रहा था 2014 को बना है तेलंगाना, 2 जून 2014 को अलग हुआ है। तो आर्टिकल 3 में बोला गया था कि संबंधित राज्य से पूछा जाएगा, सलाह मशवरा लिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ये बात गई, क्या गई? वहाँ विधानमंडल विधानसभा परिषद दोनों है, जैसे यहाँ विधानसभा है ना विधायक, वहाँ विधान परिषद भी है। तो विधानमंडल में बात गई कि हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना जा रहे हैं, आप बताइए आपके विचार में क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि तेलंगाना नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए, ना बनने देंगे, लेकिन वो बोला कि वहाँ ऐसा कोई प्रधान की सलाह मानेंगे। उसने सलाह दे दिया, फिर भी तेलंगाना बनाओ, फॉर्मेलिटी था, निभा दिया। अच्छा, मतलब फॉर्मेलिटी है मात्र, पूछना है, लेकिन मानना जरूरी नहीं है। ये सब बारीक बातें पीएससी में काम आती है, सीजीपीएससी में देखोगे ना तो इतने बारीक काम आ गया। यूपीएससी फाइट करोगे तो पॉलिटी का काम आता है, ठीक है। इतने बारीक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ आया? ये हो गया आपका पार्ट 1 समापन। पार्ट 2 में सिर्फ आर्टिकल सीजी के कंटेस्ट में पार्ट 2 से क्वेश्चन नहीं पूछते, इसलिए इसको नहीं बता रहा।
मतलब आर्टिकल्स भी बताऊंगा, वो कुछ भी नहीं बताऊंगा तो भी नहीं चलेगा। पार्ट 2 ये है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप नागरिकता। नागरिकता आर्टिकल है 5 से 11, ठीक है। आर्टिकल मुझे कितना 5 से 11। अब पूरा लाइन से 5 6 7 8 9 10 11 बताता हूँ। अगर मैं इस वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा अगर याद नहीं आया तो। नागरिकता मतलब आगे से भारत देश के नागरिक हो, है ना। तो ये नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 में होता है। आर्टिकल 5 में क्या स्टेटस है, नागरिकता का स्टेटस किन लोगों के लिए संविधान के प्रारंभ में कैसे किसकी क्या नागरिकता होगी, ये आर्टिकल 5 बोलते हैं, ठीक है। संविधान के या सब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम, ठीक है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान करता है 5। फिर आर्टिकल 6 में बोलता है जो उस टाइम तो डिवीजन हुआ था 1947 में पाकिस्तान भारत में, तो पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोग उनकी नागरिकता का क्या स्टेटस होगा, उसके सिटीजनशिप का क्या स्टेटस होगा, ये आर्टिकल 6 में बताया गया। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले। आर्टिकल 7 में बोलता है इंडिया से पाकिस्तान को जाने वाले की नागरिकता कैसे रहेगी। आर्टिकल 8 में बोलते हैं कि कोई कहीं भी रहे लेकिन भारतीय मुल्क है, भारतीय मुल्क के भी बोलते हैं। जैसे मैं हूं, मैं कहीं सपोज फॉरेन गया, वहां मेरे बच्चे हुए, तो मैं तो भारतीय मुल्क का व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों की क्या नागरिकता होगी, भारतीय मूल के व्यक्तियों की क्या नागरिकता। 9 में नो एंट्री करके याद रखना, नो एंट्री, 9 से नो एंट्री कैसे रखना, 9 से नो एंट्री। जैसे मैं सपोज अमेरिका चले गया, अमेरिका देश मुझे बहुत पसंद है, या कोई भी यूरोपियन कंट्री चले गया, वहाँ देश को वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ली मैंने। तो आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर कोई पर्सन, भारत देश का कोई नागरिक अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो अपने आप स्वतः ऑटोमेटिकली वो भारत देश की नागरिकता खो देगा। अब भारत देश में कोई एंट्री आने तो नहीं, मतलब उसका सिटीजनशिप चल जाएगा। तो ये आर्टिकल कौन सा बोलते हैं, आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 बोलते हैं नागरिकता का बने रहना, मतलब ऐसे क्या क्या काम करोगे कि आप नागरिकता बने रहेंगे, कि ऐसे नहीं कि नागरिक हो बोल के कुछ भी बम उड़ा दे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप करोगे तो नागरिकता आपकी बने रहेगी। और आर्टिकल 11 बोलता है कि जितने नागरिकता संबंधी पावर है वो पावर नियम कानून चेंज करने के किसके पास है, ठीक है, सांसद तो जो उसके मेंबर होगा उसको बोलते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। सर एनआरआई इसमें आएगा? एनआरआई आते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो रहते नहीं आते हैं, सिटीजन रहते हैं एनआरआई। उसका नियम है, मतलब इतने दिन साल में 180 दिन रहने हैं, 10 साल में, पिछले 7 साल में, पिछले 10 साल इस में। आर्टिकल में नहीं है, मतलब इसमें मेंशन है ना, अच्छा। मेंशन है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता करके नहीं बताया। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ा हूं तो आप पूछे तो समझ आ गया एनआरआई, ठीक। उसका प्रोविजन है साल में 180 दिन होना, ठीक है। और इसलिए देखना जो आईपीएल में खेलते हैं ना, पूछे तो ध्यान रखिए, आईपीएल के खिलाड़ी बाहर से जो देश के खिलाड़ी आते हैं ना, ठीक है, अब उससे टैक्स निर्धारित होता है, एनआरआई हो कि नहीं हो, और दूसरे देश का भी तो निर्धारित होता है। तो जो जैसे आईपीएल मैच चलता है, ठीक है, अब वो तो बहुत सारे देश में खेलने जा रहे होंगे या भारत देश में ही आ रहे हैं, तो यहाँ भी टैक्स देना ना पड़ जाए या डबल टैक्सेशन ना हो, इसलिए ना उन लोग बीच में चले जाते हैं। अब ये सब कहानी नहीं मिलता, लेकिन बता रहा हूँ, सैटरडे से भी पढ़ा हूँ, समझाया था तो बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ जाए, इतने दिन रह रहे हो भाई, यहाँ तो कमा रहे हो ना, आईपीएल मैच से यहाँ तो कमा ही रहे हो, ठीक है, मैचेस मिल रहा है, तो उन लोग बीच में वापस घर चले जाते हैं। क्यों? यहाँ ताकि उनको रहना ना पड़े, वो 180 दिन वाला क्राइटेरिया का, ठीक है, क्लियर। पार्ट 2 पार्ट 3 बड़ा है, पानी भी तो पानी आ रहा है मुझे भी, कल ही बॉटल छूट गया था आपका, मेरा नहीं खाऊंगा, किसी और का ना होगा, सेम बॉटल ना होगा। हाँ अच्छा, वो लानी है, आई नहीं है सेम बॉटल। हाँ हाँ सेम बॉटल। मेरा बॉटल है, पेंगेन वाटर है भैया। अगर याद नहीं हो रहा होगा, समझ तो आ रहा होगा, एक बार सुनना बस है, ध्यान देके सुन रहे हो तो समझ आएगा, याद भले होना, ठीक है। तो याद नहीं होगा तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। क्यों चिंता नहीं करना है? जैसे कोई चीज आपको ब्रेन को 100% प्रोसेसिंग कर रही है ना, मतलब ये सारी चीजें याद है, अगर मुझे याद है मतलब 100% प्रोसेस है, याद है।
ठीक है, एक बार में पढ़ के नहीं होगा, बार 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 बार। पहली बार पढ़ोगे तो 20% 30% घुसेगा, फिर दोबारा पढ़ोगे 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसे 100 पहुंचता है 5-6 बार 7 बार। जब मैं पढ़ोगे संविधान इतिहास, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ खड़े खड़े पूरा कंप्लीट पेज वाइज याद होगा, लेकिन एक बार की मेहनत नहीं हो, कई दिन तक उसको लगे होंगे बोलने में, पढ़ने में, ठीक है, तो आता है। तो याद नहीं हो रहा होगा तो कोई विवेकानंद नहीं हम लोग की याद नहीं आ पाते, तो कई लोग क्या डिमोरलाइज होता है, याद नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा होगा ऐसा, जो वही याद किए होंगे जो पहले से पढ़े होंगे। बाकी बस समझिए सुनिए, उसके बाद आसान हो जाएगा, आप जब किताब से पढ़ोगे ना तो आसान हो जाएगा। अब क्या पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 भाग 3 ये बात करता है मूल अधिकार की, फंडामेंटल हिंदी में मूल अधिकार पार्ट। इसका आर्टिकल है 12 से 35, ठीक है। अब कोशिश करता हूँ ये खत्म कराऊँ पार्ट 3, ये लंबा है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मतलब आप भारत देश के नागरिक हो, आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए पार्ट 3 डिफाइन करता है, ठीक। सबसे पहला 12 आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, ये क्या बोलता है, ये पूरा का पूरा 12 से 35 आर्टिकल ये बोला गया है कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य नागरिकों के अधिकार में छीनेगा, राज्य छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा, राज्य गिरफ्तारी बिना कारण नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। ये राज्य मतलब क्या, छत्तीसगढ़ राज्य, एमपी राज्य, भारत राज्य, क्या, तो राज्य मतलब यहाँ पे राज्य मतलब देश होता है, ठीक है। तो वो राज्य क्या होगा, वो राज्य का डेफिनेशन दिया है, स्टेट का डेफिनेशन है दिया है आर्टिकल 12 में। तो इसमें भारत सरकार तो शामिल है ही, और भारत सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संस्था अगर जुड़ी हुई है या उसका समर्थन प्राप्त है या उसको फाइनेंस मतलब फाइनेंस होता है उससे, तो वो भी किसमें शामिल हो जाता है, राज्य। अल्टीमेटली भारत सरकार है, भारत राज्य है, ठीक है, सीधे शब्द में। तो आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 में क्या बोलता है, ये पूरा पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ये मौलिक अधिकार। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी सपोज संसद कानून बनाती है, नया कानून बनाती है, जैसे ट्रिपल तलाक का एक मुद्दा है, ठीक है, ट्रिपल तलाक, उससे हम समझिए कानून बना। तो अगर लगता है कि कोई भी ऐसा कानून, ट्रिपल तलाक की बात नहीं, कोई भी ऐसा कानून जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है, वॉयलेट करती है, उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक, तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, और चाहे तो उसको डिलीट कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है। क्या बोल रहा है आर्टिकल 13, क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून, संसद कानून बनाएगी, कोई भी ऐसा कानून बना के ला दिए जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, ठीक है, ऐसे कानून को जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, क्या कर सकती है, उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। पुनरावलोकन रिव्यू करना, मैच में भी रिव्यू लेते हैं, रिव्यू मतलब फिर से उसको जज करना, देख रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, और उसको लगे कि ये हटाना है, डिलीट कर देगा, ठीक है। ये आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में लॉ वर्ड का भी डेफिनेशन दिया है। लॉ मतलब क्या, कानून मतलब क्या, ये आर्टिकल 13 बताता है। मतलब ऐसे कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी उसको हटा सकती है या जुडिशियल कर सकती है। तो ऐसे कानून मतलब क्या, लॉ मतलब क्या, वो लॉ का डेफिनेशन भी आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 इसमें दिया हुआ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू समानता का अधिकार। 14 से 18 कितने आर्टिकल हो टोटल, 4 बहुत बढ़िया, 5 तो भी तो गिनोगे ना, 1 से 10 कितने गिनती, 10 माइनस 1 थोड़ी करते हो ना, 1 को भी तो गिनोगे, ठीक है ना। तो 10 माइनस 1 कर दी तो 1 हट जाता है, 18 माइनस 14 करोगे तो 14 वाला हट जाएगा, 14 15 16 17 5 पहला एक क्वेश्चन तो ये हो जाता 4 वाले 1 6 वाले कौन है 14 से 6, ठीक। मैथ्स में क्या हाल होगा सर, देख लीजिए, मैथ्स में क्या होगा हम लोग का, देख लीजिए। मैथ्स में हो एक चीज मैं बताऊं, मैथ्स में कुछ नहीं, बहुत डरते हैं, जैसे मैं भी खुद हालांकि कॉमर्स प्लस मैथ्स नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैथ्स निकल आ गया। अगर आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एचसीएम एलसीएम स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये आता है, मतलब पूरा मैथ्स आता है। क्यों पता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ वही, इसके अलावा क्या ऑपरेशन होते हैं बता दो, इसके अलावा क्या ऑपरेशन होता है, कुछ नहीं होता, प्लस माइनस ये सिंपल यही चीज यूज होते हैं। बस वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए कि ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चलेगा चाहे 2 ट्रेन इधर से चले,
क्रॉस करे, कितने सेकंड में क्रॉस करे, टाइम में क्रॉस कर रही है, अल्टीमेटली उसके सॉल्यूशन में क्या यूज है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही तो यूज होना है। बस वो सेंटेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, ये होता है, वो सेंटेंस समझाना है बस, और कुछ नहीं। बाकी प्लस माइनस जो मैथ्स वाले क्या है, भगते डरते हैं। कभी क्या है, आप मतलब जैसे अगर तैरना सीखना है तो नदी में डूबना पड़ेगा, तो कोई डूबने से डरेगा ना, कूदने से डरेगा तो कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। ऐसी मैथ्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड में रहते हैं, मैथ्स नहीं बनता तो वो कभी ट्राई नहीं करते, अरे एक बार कोशिश तो करके देखो, बन जाता है, ठीक है। बस क्या वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे एलसीएम आता है, मतलब आपको मैथ्स आता है, और नहीं आता तो फिर रामानुजन भी उतर जाए तो रामानुजन जानते कौन था, गणितज्ञ सा, अलग ही लेवल पे गणितज्ञ था। पढ़ी उसके बारे में। सुपर कंप्यूटर फिर तो सुना है, ऐसे बहुत सारे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तुरंत बस दे दो, ऐसे क्लिक, समझ नहीं आता था, मतलब लोगों को आश्चर्यचकित थे कि, और बहुत कम उम्र में मर गए हो, शायद 27-28 साल में ही खत्म हो गए थे वो, ठीक है, तुरंत बहुत सारे थ्योरम दिए, बहुत सारे थ्योरम उसके प्रूफ नहीं हो, मतलब दे दिया, बहुत सारे थ्योरम प्रूफ हो गए, बहुत सारे पेंडिंग रह गए, मतलब वो कैसे दिया, क्या दिया, वो प्रूफ नहीं हुआ। क्या बता रहा था, राइट टू कंट्री समानता का 5 आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल 14 देखिए, 14, 15, 16, 17 देखेंगे। आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार के अंदर है, लेकिन आर्टिकल 14 बोलता है कि 2 बात, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, विधि के समक्ष समता, समता और विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। अब इसका क्या मतलब हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब हुआ कि कानून सभी के लिए बराबर होगा, ठीक। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण, ये दोनों चीज क्या है बताता हूँ। सबसे पहली बात, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबके लिए। लेकिन अगर हर जगह बराबरी का दर्जा दिया जाए ना, तो वो भी भेदभाव है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेगा, कानून सभी के लिए समान रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी भेदभाव नहीं करना भी भेदभाव हो जाता है। कैसे उदाहरण देता हूँ, सपोज अगर किसी माता का कोई बच्चा है, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, एक बच्चा थोड़ा सा मंदबुद्धि है, शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। अब अगर वो माता को 4 बच्चे बड़े होने के बावजूद भी वो 3 बच्चा तो अपरिपक्व रहेगा, मैच्योर नहीं रहेगा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे, उसका देखभाल नहीं करे, उसको प्यार नहीं करे, उसको खाना नहीं खिलाए, तो वो तो उस बच्चे के साथ भेदभाव हो गया ना। तो उसको ना चाहते हुए भी उनको क्या ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, ज्यादा केयर देना पड़ेगा, ज्यादा लव देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा। भेदभाव नहीं करेगी तो भेदभाव हो जाएगा। वैसे बच्चे को तो प्रॉपर अटेंशन चाहिए, ज्यादा केयर चाहिए बाकी बच्चों से। तो वो भेदभाव तो है, लेकिन कैसा सकारात्मक भेदभाव है, उनके साथ सकारात्मक भेदभाव नहीं किया जाएगा तो नकारात्मक भेदभाव जाएगा, ठीक। ऐसे उदाहरण दूंगा, जैसे अभी आप लोग जैसे बैंकिंग वाले एग्जाम में क्या होता है, जो हैंडीकैप्ड रहते हैं चाहे ब्लाइंड हो, उन लोगों को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, 60 मिनट उनके जगह 20 मिनट। अब उनको भी बोले, उनका एक सेंस काम नहीं कर रहा है, आपके तो 5 सेंस काम कर रहे हैं, उनका एक सेंस नहीं काम कर रहा है, उनको भी बोला जाए कि आप भी 60 मिनट में क्वेश्चन बनाओ, तो मुश्किल जाएगा, तो वो तो उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। अब एक कानून का समान संरक्षण है, कानून सबके लिए बराबर रहेगा, तो ये बात गलत हो जाएगी उन लोगों के लिए। तो वहां पे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ भेदभाव करना जरूरी है। ये भेदभाव नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भेदभाव है, ठीक। जैसे महिलाओं के लिए हो गए, आमतौर पे ये माना जाता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होती है, कैसे पुरुषों के मुकाबले, तो वहां उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। सपोज आप रनिंग कराते हैं, पुलिस वाले में ऐसे ही में भरे होंगे, तो पुरुषों को ज्यादा दौड़ना होता है कम टाइम में, और महिलाओं को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए। अब वो भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि शारीरिक बनावट दोनों की अलग अलग है, तो महिलाओं के साथ भेदभाव हो जाएगा। तो वो भेदभाव नहीं, सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कोई विकलांग है, उसको बोले कि भाई आप भी 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ो, और नॉर्मल इंसान को भी 100 मीटर दौड़ने, जो पैर से अगर थोड़ा डिसेबल है। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। कौन से नंबर से लॉगिन किया आपने? नाम और नंबर इसी नंबर से ना, ठीक है, मैं लॉगिन जोड़ देता हूँ आपको, फिर बताता हूँ, ठीक है। कॉल करता हूँ सर, ठीक है।
अब वो विकलांग तो नहीं दौड़ पाएगा ना 10 सेकंड में 100 मीटर, तो उसको भी बोला भाई ये सब कानून सभी के लिए बराबर होगा, तो उसके लिए क्या भेदभाव हो जाएगा, भेदभाव नहीं करेंगे तो भेदभाव हो जाएगा। तो क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कानून का समान सभी के लिए भेदभाव कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 14 बोलता है। नहीं तो क्या कोई भी जाके संवैधानिक भाई मौलिक अधिकार हो रहा है उसको 80 मिनट मिल रहा है सवाल करने के लिए, मुझे 60 मिनट मिल रहे हैं, उनको बोला जाए 8 मिनट में दौड़ा, उनको बोले 5 मिनट में दौड़ा, तो ये मौलिक अधिकार को उल्लंघन करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वैसा नहीं वो करके ये प्रोविजन डाला गया आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 15 एक और चीज बता देता हूँ अगर याद हो तो, ज्यादा ना हो तो, ये लिया गया ब्रिटेन से और ये लिया गया अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, अब किसी का दिलाते कि नहीं दिलाते बढ़ते हुए ये बात याद रखिएगा, ब्रिटेन और अमेरिका। अब कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा पढ़ लोगे कौन से देश से क्या लिया गया, कैसे रखना, प्रोटेक्शन वाला लिया गया अमेरिका और इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया गया ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे रखना, अमेरिका ज्यादा पावरफुल कंट्री है अभी, ब्रिटेन नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ के और एकदम छोटा सा हो गया, तो इक्वल प्रोटेक्शन अमेरिका ही प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ऐसे रखना प्रोटेक्शन संरक्षण कौन प्रदान कर सकता है, अमेरिका, तो प्रोटेक्शन वाला लिया अमेरिका से, बाकी इक्वालिटी किस लिए ब्रिटेन से। ब्रिटेन को हम लोग भले बहुत गाली देते होंगे, ठीक है, लेकिन अपने आप जगह बहुत सही थे और न्याय के मामले तो बहुत सही थे। हमारे यहाँ आज महिलाओं की बराबरी की बात की जाती है, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने की बात की जाती है, ये आज से 2000 साल पहले 1000 साल पहले से वहाँ चल जा रहा है। ये नागरिकता इस पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बुलाता है, मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्यों बुलाता है, 1215 में वहाँ के जो राजा थे वो जो अंग्रेजी प्रजा थी, ठीक है, उनको बोले कि ठीक है मैं राजा हूँ और आपको ये अधिकार मिलते हैं, इन अधिकारों को अगर कोई भी भंग करता है, चाहे मैं करूँ चाहे मेरे मंत्री करें, चाहे कोई भी करे, न्यायपालिका करे, कोई भी करे, आप सीधा मेरे पास आ सकते हो, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो, न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हो। ये एक मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें वो सिविल्स लोग के मतलब जो नागरिक हैं उनके अधिकार लिखे गए थे। तो वैसे ही इसको भी भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार है। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, कथन कारण वाले आते हैं स्टेटमेंट सेक्शन कि भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा है, कारण भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यूपीएससी में, इसमें ये लिख दो क्योंकि बस जोड़ देना, अगर ये मैच हो तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये प्रोविजन जानोगे तुम्हें, तो एक कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। ठीक है, तो 1215 में बताओ उनके मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है जो यहाँ 1950 में बात की गई थी। तो ये सब मामले में इक्वालिटी न्याय के मामले में वहाँ सारी चीजें थी। वहाँ कोई ST/SC OBC जनरल वाला केस नहीं है। काले गोरे का भले अमेरिका में भेद है, ठीक है, तो काले गोरे का भेद वहाँ है, बाकी ST/SC जैसा कुछ नहीं है, छोटी जाति की जाति ऐसा नहीं। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा बोलता है? आर्टिकल 15। अब ये याद नहीं रहता, धर्म इसको मैं याद किया हूँ, धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? धर्म जलज के आधार पर। ध से धर्म, धर्म मतलब रिलीजन, म से मूल वंश रेश, ठीक है, ज से जाति कास्ट, ल से लिंग सेक्स, ज से जन्म स्थान बर्थ प्लेस। ठीक है, धर्म जलज ये पांच चीजों के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कौन? राज्य नहीं करेगा। राज्य मतलब क्या? जो आर्टिकल 12 में दिया। ठीक है, इसके आधार पर नहीं देगा। अब जो पीएससी में ये काम है 15(1), 15(2), 15 ऐसे लगभग ना 300 आर्टिकल याद किए हूँ और अगर जैसे पढ़ोगे तो 300 पूरा आर्टिकल याद करने होंगे आपको, तब क्वालिटी पे पकड़ होगी। हर एग्जाम के लिए काम किया था उतना, और जैसे अच्छे बड़े एग्जाम्स थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो काम आएगा। 15 में भी 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) एज इट इज सब याद होना चाहिए। याद हो जाते 2-3 बार पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ोगे। 15 में क्या बोला? 15 राज्य धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा दिया। ये आर्टिकल 15 बोलता है। 15(1) बोलता है धर्म हम बोलो याद करने फोकस नहीं, बस सुनिए, सुन लीजिए, कुछ तो कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में घुसेगा। ठीक है, उसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। धर्म जलज के आधार पर ये कौन सा बोलता है? आर्टिकल 15 है। 15(2) बोलता है कि सार्वजनिक स्थल जैसे कुएं, तालाब,
फुटपाथ, रोड, मैदान, खेल का मैदान, ठीक है, इस सारे सभी वर्ग के लोगों के लिए खुले रहेंगे, समान रहेंगे, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे एक टाइम में चलता था कि कुएं से एक पर्टिकुलर विशेष जाति नहीं पानी पी सकती, ठीक है, वो निकाल दे तो फिर कुआं पूरा साफ कराओ, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, सार्वजनिक स्थल जैसे खेल कूद वाले में जगह नहीं जा सकती, ऐसे बहुत सारे नियम बने थे। तो ये बोलते हैं सार्वजनिक स्थल पर कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए खुले रहेंगे, सार्वजनिक स्थल पब्लिक प्लेस, ठीक है, ऐसा बोलते हैं 15(2). 15(3) में क्या, राज्य चाहे तो महिला एवं बच्चों के लिए, चाहे तो महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान मतलब उनको थोड़ा सा, सपोज बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे तो आप लोग अलग से दिया है ना, तो विशेष प्रावधान कर रहे हैं ना, एक प्रकार से भेदभाव है, लेकिन कैसा भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव, ठीक। तो ये 15(3) तक पहले था, 15(1) था, 15(2) था, 15(3) था। अब 15(4) शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशन में मालूम होगा रिजर्वेशन रहता है ST SC OBC, ठीक। तो ये 15(4) में दिया शिक्षण संस्थान में। अब इसका एक केस बताता हूँ तो आपको याद रहेगा। इसमें एक मामला आता है चंपकम दोराराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चंपकम दोराराजन बनाम केंद्र सरकार। क्या था मामला, बात 1960 के आसपास की है, 1960 के आसपास की है। एक लड़की थी चंपकम दोराराजन, ठीक है, तमिलनाडु, मद्रास, आज का तमिलनाडु, उस टाइम का मद्रास। वहाँ पे एग्जाम दिलाई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उसका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा आया था, लेकिन उससे कम मार्क्स वाले एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया। उस टाइम में कम्युनल ऑर्डर निकला था, जाति आधार पे। कम्युनल ऑर्डर मतलब, कम्युनल ऑर्डर हिंदी में आती है, कम्युनल ऑर्डर निकला था मतलब जाति के आधार पर रिजर्वेशन की बात कही थी, ठीक है। तो अब उसका मूड खराब हुआ, मेरे कम मार्क्स लाया, सिलेक्शन ले ली। वो सीधा गई किसके, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दी। वो बोली, क्या बोली कि ये तो सीधा सीधा क्या है, उल्लंघन है किसका, धर्म जलज के आधार पे। यहाँ लिखा हुआ जाति, मेरी जाति कुछ और है और उसकी जाति कुछ और है, उस आधार पे तो भेदभाव कर दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा, ठीक है। बोला कि हाँ, उस कम्युनल ऑर्डर सांप्रदायिक आदेश, कम्युनल ऑर्डर सांप्रदायिक आदेश, सांप्रदायिक आदेश बोला है, कम्युनल ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, ठीक है। अब उस सरकार को तो मालूम था कि यार भेदभाव करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हम लोग भी जैसे आज ST SC OBC कोई रिजर्वेशन का फेवर करता है और कोई रिजर्वेशन के विरोध में है, ठीक। अब क्या है, ज्यादातर क्या है, इंसान ना स्वार्थी होता है। अगर उसको रिजर्वेशन मिल रहा है तो फेवर करेगा और नहीं मिल रहा है तो गाली बकेगा, यही होता है, ठीक है। समझ तो तब है ना, समझदारी वाली बात तब होगी जब आप जनरल कैटेगरी के हैं और रिजर्वेशन का सपोर्ट करें, और रिजर्व कैटेगरी है और रिजर्वेशन का विरोध करें, तब समझ आता है। आपको लाभ मिल रहा है करके आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं और नहीं तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या, जैसे दोनों पक्ष में बात की जा सकती है, सबके अलग। क्या ऐसे देखा जाए तो 2007 से 100% रिजर्वेशन था, कैसे एक वर्ग के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था, ठीक है, और बाकी लोग क्या नहीं छू सकते, धर्म ग्रंथ नहीं छू सकते, ऐसे था, ठीक है। तो 2000 साल तक जब ये था तो कुछ वर्ग के लोग के एकदम नीचे दब के गए, उनको प्रॉपर मौका नहीं मिला, ठीक है। उनको ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं भेदभाव जरूरी था। अब जैसे बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसाता है, मींस अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हो और कुछ नेगेटिव हो जा रहा है तो नेगेटिव स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी डिप्टी कलेक्टर जैसे रिजर्वेशन हो जा रहा है, मिल रहा है, तो उससे नीचे के तबके लोग ऊपर आ तो जरूर रहे, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल जा रहा है। बताओ, आगे चर्चा करेंगे, खैर इस टॉपिक का विषय नहीं है, फिर भी। तो जैसे रिजर्वेशन, अब 2000 साल तक 100% रिजर्वेशन था, तब किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब रिजर्वेशन मिल रहा है तो आपत्ति हो रहा है, ठीक। अब उसके विरोध में पक्ष में भी बात कर सकते हैं, विपक्ष में भी बात कर सकते हैं। अब ऐसा देखा जाए, ठीक है, रिजर्वेशन दे रहे हो, अच्छी बात है, क्यों दे रहे हो, क्योंकि उनको पढ़ने का समान अवसर नहीं मिला। जो दबे नीचे तबके के लोग रहे उनको पढ़ने का समान अवसर नहीं मिला, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे अच्छे से, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे जॉब लगा पाएंगे, ठीक, इसलिए रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन गया, उसके बच्चे आएंगे, उसको तो पढ़ने का समान अवसर मिलेगा। जो कलेक्टर बन गया, उसके बच्चे आएंगे, उसको तो पढ़ने का समान अवसर मिलेगा। तो बस रिजर्वेशन सही है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाना जरूरी। बाकी देश में ऐसा था नहीं था, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था, लेकिन भारत देश में था, तो वहां से ऊपर उठाने के लिए भेदभाव जरूरी है। लेकिन वहां थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि जैसे कोई हो गया ST SC OBC वर्ग के लोग आ गए, उनके बेटे फिर उनको तो प्रॉपर पढ़ने का मौका मिल जाए, तो वो चीज बस होता है। अब मैं दोनों का तकलीफ समझता हूँ, कैसे मैं OBC में आता था, अब क्रिमिनल में आ गया, तो जनरल कैटेगरी, दोनों का तकलीफ समझ आता है, इसलिए दोनों पक्ष में बात कर रहा हूँ। तो रिजर्वेशन मिलता तो मैं भी, हाँ रिजर्वेशन ठीक है, और नहीं मिलता तो भाई
खराब है, ये रहता। ठीक, तो 15/4 में वही बात की जा रही। चमकमदुर राजन महिला का नाम था, मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला एडमिशन, चले गई सुप्रीम कोर्ट, उसने कम्युनल ऑर्डर को रद्द करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं होगा। अब लेकिन तमिलनाडु की सरकार को, मतलब मद्रास सरकार को या संसद को ये मालूम था कि भाई ऐसे तो कई, एक आज तमिलनाडु में हुआ, कल किसी और राज्य में होगा, इसलिए पहला संविधान संशोधन किया गया। संविधान में पहला संशोधन, अच्छा 1951 की बात, 1950 साल बोल रहा था, 1950 की बात, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन लाया गया। उसके तहत आर्टिकल 15/4 जोड़ा गया, 15/4 जोड़ा गया, जिसके तहत बोला गया कि राज्य चाहे तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे एसटी एससी ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए रिजर्वेशन दे सकती है। ये आर्टिकल 15/4 होता है। तो जो एजुकेशन फील्ड में जो रिजर्वेशन मिलता है ना, उसका आधार क्या है? 15/4। ठीक, इतना क्लियर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। ठीक, इतना क्लियर होती है। शुरुआत में नहीं था 15/4, बाद में जोड़ा गया। कौन से? पहले अमेंडमेंट 1951 के तहत जोड़ा गया। अब 15/5 क्या हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है। अब 1991 की बात है, मनमोहन सिंह की सरकार थी। संविधान जब शुरू में बन रहा था, तब जो बना रहे थे उनका भी ये मानना था कि रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं। तो हायर एजुकेशन में इन तबकों को बाहर रखा जाए, एजुकेशन नहीं, वहां पहुंचना है तो पूरे मेहनत के साथ पहुंचो। ठीक, तो ये बात उठी 1505 में। 1991 में फिर ये जोड़ा गया कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन मतलब क्या, नॉर्मल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में डिफरेंस। हायर एजुकेशन क्या, जैसे IIT, IIM, एम्स, ये समय में रिजर्वेशन दिया गया 15/5 में। शायद अमेंडमेंट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 15/5 में ये बात करता है नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और ये बात करता है हायर एजुकेशन, उच्च जो शिक्षा होती है, IIT हो गया, IIM हो गया, वहां पे भी रिजर्वेशन सीट्स मिलते हैं। ठीक है, 15/6 अभी 2019 की बात है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और उनमें जो कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन 15/6 में जोड़ा गया। ठीक, 10%। वो आपको प्रूव करना होगा कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आते हो। तो ये आर्टिकल अभी जुड़ा 1506 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 103rd अमेंडमेंट 2019 की बात है। तो 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में भी है, 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में भी है, सरकारी में भी। तो ये 15 समझ आया? 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, बताओ ना आगे की बोल तो नहीं हो रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास पढ़ने के अलावा। दोबारा स्टार्ट खत्म हो जाए। अब आर्टिकल 16 बोलता है, अनुच्छेद 16 बोलता है, रोजगार के समान अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार के मामले में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा। किस प्रकार से भेदभाव नहीं होगा? 7 चीजें दी गई। धर्म जरस तो है, मतलब धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, इसके साथ 2 चीज और जुड़ जाती, ओरिजिन और रेसिडेंस, उद्भव और निवास। उद्भव और निवास। ठीक है, धर्म जरस और ओरिजिन और रेसिडेंस, उद्भव और निवास के स्थान पर, निवास के आधार पर राज्य रोजगार के अवसर के लिए भेदभाव नहीं करेगी, समान अवसर प्रदान करेगी सभी को। रोजगार मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अभी है, रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्यों मिलता है एजुकेशन में, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखे, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। ये बोला धर्म जरस और ओरिजिन और रेजिडेंस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, लेकिन आगे दिया हुआ है एक बात कि सरकार, जैसे वहां महिला और बच्चों के लिए सरकार या राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकती है। ठीक है, रिजर्वेशन दे सकती है। वैसे यहाँ पे चाहे तो निवास के स्थान पर कर सकती है। सपोज अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो समझ जाओगे, जैसे बस्तर के जंगल है, वहाँ के आदिवासी है, अब उनके लिए रोजगार का साधन क्या? वही जंगल, वही खेती किसानी कर रहे हैं, वही गाय बकरी चरा रहे, वही पेड़ काट के जीवन यापन कर रहे हैं। अब वहाँ पेड़ काट के कोई प्लांट स्थापित किए, तो अगर वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाए तो गलत हो जाएगा ना, उनका संसाधन ही खत्म हो गया, जीवन यापन का साधन समाप्त हो गया। तो वहाँ पे रिजर्वेशन देना उन लोगों के लिए तो सही है, न्यायपूर्ण है, न्यायोचित है। ठीक, तो वहाँ 100% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ठीक है,
तो यही बोलता है आर्टिकल 16(2) कि राज्य चाहे तो निवास के स्थान पर क्या कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है, भेदभाव कर सकती है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये निवास के स्थान पर भेदभाव करने का कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, विधानसभा नहीं बनाया, राज्य सरकार नहीं बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, मतलब संसद बनाएगा, ठीक है। फिर जैसे वो 15(4) था, यहाँ 16(4) है। 16(4) बोलता है कि रोजगार के लिए यहाँ पे आपको भेदभाव किया जा सकता है, मतलब रिजर्वेशन दिया जा सकता है। आर्टिकल 16(4) बोलता है। और आर्टिकल 16(6) में भी ये जुड़ा गया है, 10% रोजगार के अवसर किसको मिलेंगे, रिजर्वेशन किसको मिलेगा, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूसी या ईबीएस को बोला जाता है, ठीक है, 10% रिजर्वेशन, ये आर्टिकल 16, ठीक। आर्टिकल 16(4) में जो 27% रिजर्वेशन थे ना, ओबीसी को केंद्र में 27% रिजर्वेशन मिला, 54% आबादी है ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग की 54% आबादी थी। अब मोरारजी देसाई की सरकार थी, 1976 से 70 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। सरकार पलटी, 1978-79 में कौन आया? मोरारजी देसाई की सरकार आई, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, ठीक है। तो एक राजा कालकेकर, पूरा सरने में सहते कालकेकर आयोग बना, और एक कालेलकर आयोग बना। उसने भी बोला कि यार जो अदर बैकवर्ड क्लास है, जो अन्य पिछड़े वर्ग है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बोले कि ठीक है। फिर ये मोरारजी देसाई की सरकार में बनी थी, इंदिरा गांधी के टाइम में बना। उसके बाद 1978 जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, ठीक है, इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि उस टाइम घट चुकी थी, चुनाव में हार गई, ठीक है, नहीं आए सत्ता में, थोड़े दिन बाद आ गए वापस। मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम में मंडल आयोग बनाया गया, बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक मंडल आयोग बनाया गया, मंडल कमीशन में। क्यों बनाया गया? ये देखने के लिए कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उसने अपनी सिफारिश दी, बोला कि हाँ मिलनी चाहिए, ठीक। अब मोरारजी देसाई इससे पहले कि उस आयोग की सिफारिश को लागू करते, उसको अधिनियम बनाते, उसकी सरकार जा चुकी थी इंदिरा गांधी। अब एक सरकार दूसरे आयोग की सिफारिश को, दूसरे सरकार द्वारा आयोग बनाएगी, वो उस सिफारिश को थोड़ी मानेगी, तो नहीं मानी इंदिरा गांधी। ये फिर दबे रह गया। 1991 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह की सरकार गई। वीपी सिंह, इसने क्या खूब खेला, वोट बैंक खेल दिया। देखा भारत में कितने परसेंट है आबादी? 54% ओबीसी की आबादी है। बोला अगर मैं उन लोगों को कुछ कर देता हूँ ना, तो सीधा 54% वोट मेरे पक्ष में गिरेंगे। यही होता है, ठीक है। अभी ये भूपेश बघेल वाला भी केस बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। 54% आबादी थी किसकी? ओबीसी की। उसने बीपी मंडल की तरफ से उसको आधा % रिजर्वेशन मिला। 54% आबादी है तो 27% रिजर्वेशन बीपी मंडल आया, लागू कर दिया, ठीक है। वोट बैंक की राजनीति खेल गया। वो बोला भी था कि आऊंगा तो लागू कर दूंगा, उस बेसिस पे जीता वो। चुनाव का मुद्दा वही था कि भाई लागू कर दूंगा, जीत भी गया 1900। हालांकि थोड़े दिन के लिए था, फिर चले गया, उसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं किया। ओबीसी लोग के तो वो फेवर देगा 1991 में, तो 27% रिजर्वेशन लागू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला चलो ठीक है, ये सबको, इस मामले को चैलेंज किया गया। पता किसमें? इसने बोला था बीपी मंडल, जो मंडल आयोग बनाए थे उसमें यह था कि अदर बैकवर्ड क्लास को तो मिलेगा ही मिलेगा रिजर्वेशन, उसके अलावा जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, जो अभी 10% लागू किया ना, वो उस टाइम भी बोला गया था, उस टाइम भी बोला गया, तो वो बोला कि वो भी होना चाहिए। अब इसको चैलेंज किया किसने? इंदिरा साहनीवाद। इंदिरा साहनी नाम की एक लड़का थी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामला इंदिरा साहनी बना यूनियन ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है? ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड बात है। इसने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? ये जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला ना, वो सही है, वो ठहरा। लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास बोलते हैं ईडब्ल्यूसी, आर्थिक पिछड़ापन जैसा संविधान में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, इसका कहीं कुछ प्रावधान नहीं है, तो ये चीज गलत है। तो वहां पे भी प्रावधान किया गया था, जिसको गलत ठहरा गया, और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला वो सही था। अभी जाके पास हो गया, 10% 2019 में मिलना चालू है, ठीक है, 2019 से। ये क्लियर? अच्छा, अभी ये भूपेश बघेल ने क्या किया था? उस टाइम संविधान में ये भी बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी प्रकार से विशेष परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ अपवाद की स्थिति छोड़ के,
जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, ठीक है, क्यों? अगर वहाँ विशेष परिस्थिति, वो प्रूव करना होता है कि विशेष परिस्थिति है। अब सपोज कहें कि जैसे जहाँ जनजातीय लोग हैं वहाँ तो 100% जनजातीय आबादी है, तो उनको 100% रिजर्वेशन मिल सकता है, कोई इशू नहीं, और उन्हीं के लोगों को बढ़ावा देना है तो जैसे, तो विशेष परिस्थिति होनी चाहिए। अब यहाँ छत्तीसगढ़ में विशेष परिस्थिति ऐसी कुछ नहीं थी। भूपेश बघेल ने लागू किया कि ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से 27 किया जाएगा, ठीक है। अब भूपेश बघेल के पीछे कितने IAS अधिकारी होंगे हमको नहीं मालूम होगा, कि नहीं पढ़े होंगे संविधान, हमसे ज़्यादा पढ़े होंगे, ठीक, किसी एडवोकेट से ज़्यादा पढ़े होंगे, पढ़ के जो सिलेक्शन लिए होंगे, तो नहीं मालूम किया, सबको मालूम रहता है। लेकिन फिर भी क्या कोर्ट में उनको मालूम था ये कोर्ट में जाएगा, चैलेंज होगा, कोर्ट में कोई ना कोई चैलेंज करेगा, और चैलेंज करेगा तो ये रद्द हो जाएगा। फिर भी क्या वोट बैंक की राजनीति खेली, कितने लोग थे ओबीसी है 50%, उसने एक नियम लागू कर दिया कि भाई रिजर्वेशन 14 से 27, अभी तक जो 14% मिलता है 27% मिलेगा ओबीसी को। उसको भी मालूम था, सबको मालूम था कि मैटर जाएगा कोर्ट में और स्टे लग जाएगा, स्टे लग गया। लेकिन क्या उसके दिलो दिमाग में तो सबके ये बस गया ना, ओबीसी चल भूपेश बघेल आइस तो कुछ तो करी से, जितने साहू वर्मा, देवांगन पटेल, बंछोड़ सब उसके तो दिमाग में चल भाई कुछ तो करी सब। उसको भी मालूम है कि कुछ नहीं होना है। अब ब्लेम किसके में करेगा भाई, तुम्हारा काका तो कर रही से, लेकिन हाई कोर्ट नहीं मानी से बोलो था, तो वोट बैंक की राजनीति खेल गया और कुछ नहीं। उसको भी मालूम है, तो कितने IAS अधिकारी इसके पीछे बैठे ना, सबको मालूम रहता है क्या वोट बैंक की, लेकिन आप जैसा को थोड़ी समझ आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला प्रूफ करो विशेष परिस्थिति, नहीं कर पाएंगे, क्या विशेष परिस्थिति, कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, ठीक। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 को 17 खतरा है ना, छुआछूत एक खतरनाक बीमारी है, ऐसा करके यहाँ खतरा है, छुआछूत खतरा। तो आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत। छुआछूत मतलब क्या, अनटचेबिलिटी, उसमें बोला जाता है राज्य सरकार किसी प्रकार से छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा, है ना, छुआछूत समाप्त करेगा, अनटचेबिलिटी को समाप्त करेगा, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955, नागरिक सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम 1955, ये कब बना या किस आधार पर बना, कब बना, तो 1955 में लागू हुआ। उसका आधार क्या है, 17 है। ये नागरिकों के संरक्षण की या सुरक्षा की बात करता है, ये आर्टिकल 17 मतलब छुआछूत से रिलेटेड आर्टिकल है। ये याद रखिए। आर्टिकल 18, इसको कैसे याद किया था, जैसे 18 साल में आपको वोट देने की पावर मिल जाती है, 18 साल में आप एडल्ट करने लग जाते हो, बालिग करने लग जाते हो, ठीक। तो 18 साल के बाद आपको एक टाइटल मिल गया कि आप वोट देने के अधिकारी हो और आप एडल्ट हो गए, तो क्या मिल गया आपको, एक टाइटल मिल गया, उपाधि मिल गई, क्या कि आप एक एडल्ट हो। कब, 18 साल में। 18 से रखना, इसमें उपाधियों का अंत दिया हुआ है, ठीक है, उपाधियों का अंत। एबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब कोई भी किसी प्रकार का टाइटल धारण नहीं करेगा। अभी टाइटल मतलब क्या है, जैसे पुराने राजा महाराजा धारण करते थे, महाराजा धीराज, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाही गाजी अकबर, इस टाइप का नाम उसका अकबर है, पीछे क्या जो है जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाही गाजी अकबर, ये सब कोई टाइटल धारण नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद है 2 जगह, शिक्षा संबंधी ले सकते हो और सेना संबंधी टाइटल ले सकते हो, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है। डॉक्टर PhD करने के बाद डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते शान से, डॉक्टर रमन सिंह, तो सब क्या वो डॉक्टरेट की उपाधि है। एजुकेशन और सेना संबंधी उपाधि ले सकते हो, बाकी कोई भी उपाधि नहीं ले सकते, चाहे आपको विदेश से ही क्यों ना मिली हो, वो आप नहीं लगा सकते। आर्टिकल 18 ये बोलता है। तो ये समानता का अधिकार खत्म। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 खाली आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), 3, 4, 5, 6, उसमें 19 में भी आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), C, D, E, F सब याद कराऊंगा, डी पे पढ़ना तो याद ना करिए, बता देता हूँ, आर्टिकल याद नहीं रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं। आर्टिकल 19 से 22 पहले देखते क्या है, ये राइट टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट फ्रीडम राइट टू लिबर्टी, ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 में है वाक स्वतंत्रता, वाक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसमें आर्टिकल 19 एक बोलता है, अब ये भी डिवीजन है, वाक स्वतंत्रता मिला हुआ आर्टिकल 19 में, ठीक है, लेकिन 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 एक में दिया हुआ है, ठीक है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 एक भी पूरा ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है। 19 एक ये तो वाक स्वतंत्रता मैंने बता दिया, आर्टिकल 19 ए में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब लाइन से ए बी सी डी ई एफ में क्या है देखते हैं कैसे याद होगा। एक अगर मैं एक सिचुएशन बताऊं, जैसे सुबह जैसे मैनपाट जाने का चर्चा कर रहे हैं, मैनपाट जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो मैंने अपना विचार व्यक्त कर दिया, भाषण दे दिया कि भाई कहाँ जाएंगे, मैनपाट, ठीक है। तो विचार व्यक्त कर दिया, भाषण दे दिया कि कहाँ जाएंगे, मैनपाट। अब बोलेंगे सर उनको भी बुला लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, तो एक काम करते हैं, बैठक कर लेते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं। तो बैठक होगा, सम्मेलन होगा, ठीक है, फिर जाना डिसाइड हो गया, तो बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, पहले मैं अपना विचार व्यक्त किया, फिर बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या सबका अपना अपना ग्रुप हो जाता है, हम लोग इस गाड़ी में जाएंगे, अब एक ही गाड़ी में तो चूज कर नहीं जा सकते, अलग अलग गाड़ी लगेंगे, तो एक गाड़ी में से 5-6 लोग आ रहे हैं, जैसे सपोज 5-6 गाड़ी की, तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग जाएंगे, कुछ एक ग्रुप अलग, कुछ एक ग्रुप अलग, तो क्या हो गया, संगठन बन गया, संगठन बन गया। उसके बाद निकलोगे कहाँ, घूमने के लिए। अब सपोज मैनपाट में वो जगह पसंद आ गई, तो वहीं रह गए, बस गए, और रह गए बस गए, उसका जीवन यापन के लिए कुछ तो चलाना पड़ेगा, सब छोड़ छाड़ के जाओगे तो लास्ट में व्यापार करोगे। कैसे याद होगा, फिर से बता रहा हूँ। मैनपाट जाने का प्रोग्राम बना, मैंने क्या बोला कि मैनपाट जाना है, चलो, तो बोले कि ठीक है, तो मैंने अपना भाषण दे दिया, अपना विचार व्यक्त कर दिया। तो आर्टिकल 19 में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1) बोलते हैं, फिर बोले सब बोले कि भाई सबको बुला लेते हैं, बैठक कर लेते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं। 19(1) में क्या है, 19(1) बोलता है कि बैठक या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, 19(1) लेकिन अब ये 19(1) में अभी बताऊंगा, बिना हथियार के, बिना हथियार के ना सम्मेलन करना है, लेकिन ऐसा हथियार लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं, सही है, बिना हथियार के, कोई चाकू वाकू नहीं, मैनपाट जाना है, नीचे जाना है चाकू लेके, ऐसा नहीं, ठीक, बिना हथियार के सम्मेलन, बिना हथियार के बैठक, ये पॉइंट ध्यान रखना भी बताऊंगा। जैसे सम्मेलन सिख लोग भी जैसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, गुरदास, जैसे हम लोग पूजा लोग करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो कृपाण धारण किया जाता है ना, तो हथियार के साथ हो जाता है, वो भी सम्मेलन कर रहे हैं, तो वो क्यों अभी आगे चर्चा होगा। फिर ठीक है, बैठक के सम्मेलन किए, फिर बोले कि हाँ ठीक है, राजी हो गए सबके सब अलग ग्रुप, मैं इस ग्रुप में जाऊंगी, मैं उस ग्रुप में जाऊंगा, ऐसा। तो क्या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) सुनिए। अब घूमने निकलेंगे तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1) सॉरी, ये घूमने फिरने गए, वहां पसंद आ गया, वहीं बस गए मैनपाट में, तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर आर्टिकल F, अब बस गए भाई, अब जीवन यापन के लिए कुछ तो चलाओगे, व्यापार करोगे, तो आर्टिकल 19(1) बोलते हैं व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये था आर्टिकल 19(1) से लेके F। अब सिख लोग कृपाण धारण किए रहते हैं, तो उन लोग जब सम्मेलन करने कहीं इकट्ठा, तो ऐसा लगता है कि भाई हथियार के साथ हो तो खतरा हो सकता है। तो आर्टिकल 19(1) में बोला गया कि बिना हथियार के आपको सम्मेलन करना है, तो जो सिख लोग इकट्ठा होते हैं तो वो 19(1) का उल्लंघन नहीं है, 19(1) का उल्लंघन नहीं है, वो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 का पालन है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। आर्टिकल 25 में बोलता है धर्म के अनुरूप आचरण कर सकता है, और सिख धर्म क्या बोलता है, गुरु गोविंद सिंह आए थे, 5 का अनिवार्य किए थे, 5 का से था कंघा, केश, कच्छा, कृपाण, कड़ा, 5 का अनिवार्य किए थे। वो अगर कृपाण रखना उनके धर्म में शामिल है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, ना कि 19(1) का उल्लंघन, ठीक, क्लियर। फिर अब बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसा थोड़ी कि भाई किसी भी कुछ भी बोल दिए, गाली वाली बक दिए मामा की, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो 19(1) में जो अधिकार मिले वो एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, उसको रोका जा सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। उन रेस्ट्रिक्शन का आधार 19(2) से लेके 6 है, किस आधार पर, जैसे बोलने की स्वतंत्रता या किसी प्रकार की स्वतंत्रता, ये सारे स्वतंत्रता है, उससे क्या होना चाहिए, किसी भी
ऐसे देश जिससे भारत के साथ अच्छा जमता है, संबंध अच्छे हैं, रिलेशन अच्छा है, उन देशों के साथ आप उनको देशों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपके बोलने से या इन अधिकारों का यूज करने से भारत देश के साथ जो मित्र देश है मतलब उनके साथ संबंध खराब होता है तो आपके अधिकारों पे रोक लगा सकता है, आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। ठीक है, एक प्रावधान है कि ऐसे देश जिनसे भारत अच्छा जम रहा है वो फिर नहीं सकता है। ठीक है, विदेशी संबंध खराब हुए तो कर सकता है। न्यायालय के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, गलत सरकार की आलोचना कर सकते हो, न्यायालय की आलोचना नहीं कर सकते। न्यायालय ने गलत बोल दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तुरंत अंदर। ठीक है, तो न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहिए। लोक व्यवस्था, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, ये मेन रोड में टेंट डाल के बैठ गए, बसने की स्वतंत्रता है। ठीक है, वैसा नहीं तो लोक व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर मॉनिटी ये सारी बिगड़ेगी। तो ये सब आधार का उल्लेख है 19(2) से 19(6). ठीक है, तो अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे रोक लगाई जा सकती है उन आधारों के अलावा 19(2) से 19(6) तक। फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, 19 से 22 कितने आर्टिकल में? 3 की 4 है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 और 22 में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसको ऐसा आर्टिकल 20 बोलते हैं दो सिद्धि संबंधी संरक्षण, दो सिद्धि संबंधी संरक्षण, और आर्टिकल 20 होता है गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। जैसे किसी पे दोषारोपण होगा तब तो जाके गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर ले उसके बाद जबरदस्ती दोषारोपण किए, भाई उसने चोरी की, तब जाके गिरफ्तार हुए। तो पहले दोष सिद्धि होता है ऐसा करना और उसके बाद गिरफ्तारी होता है। आर्टिकल 20 है दो सिद्धि संबंधी संरक्षण और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण। ठीक है, और आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब एक एक आर्टिकल करके देखते हैं तो स्वतंत्रता अधिकार खत्म हो जाएगा, आगे इतना ही हो पाएगा मेरा, आगे नहीं। ठीक है, आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 भी 20(1), 20(2) मोटा रहता है बुक पर। हाँ वो रहता है ऐसे रहता है। लक्ष्मीकांत सब पॉलिटिक्स पढ़ के कर जाओ। लक्ष्मीकांत भूल गए ना। हाँ तो बेहतर इसी को पढ़ लो, इसको तो और इतने में तो गीता कुरान बाइबल सब पढ़ डालोगे। और इसके फॉन्ट भी है, फॉन्ट छोटे हैं। किताब ये दिया रहेगा और इसके फॉन्ट बड़े बड़े रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, किताब इतना मोटा है और फॉन्ट छोटा है ना, नहीं पता। ठीक है, तो ये पूरा समझ लो, मतलब एकदम ये करने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ ऐसा आ रहा है तो उसमें भी इसकी भाषा शैली ऐसी होती है ना, मैं जैसे आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। हाँ नहीं है, समझाना भी है, आप समझा रहे हो तो इजीली हो जाएगा। हाँ, कुछ समझ नहीं आता। मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ने गया था तो एक तो मैं इंग्लिश मीडियम का था बचपन से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम था। अब वहाँ कोचिंग के नाम पे क्या बोल देते थे, बाइलिंगुअल है, और बाइलिंगुअल रहते थे, बताते हिंदी में थे, नहीं बताते दिल्ली ऐसे पढ़ा। ठीक, तो वहाँ ऊपर से कोई डाउट क्लियर नहीं करते थे ना। जैसे छोटी हम लोग कभी कर गए, छोटे कोचिंग स्टूडेंट को थोड़ा नीचे निगाह से देखते हैं। ठीक, वहाँ 700 बच्चे बैठते थे लेकिन किसी का कोई डाउट क्लियर नहीं। क्यों? एक बच्चा पूछेगा, उसके डाउट क्लियर करने के चक्कर में 699 बच्चे पिछड़ जाएंगे। किसी कोई टाइम नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं मालूम है, मैं एक बार डाउट पूछा, अब उन्होंने क्या जो उसमें दलिया है जो हरिराम पटेल पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की, इसकी भी कोचिंग गए थे, उसका फीस था 15,000 और दलिया इसका फीस था 25,000। लोग बोले 15,000 है 25,000, तो हम लोग क्या ब्रांडेड के पीछे भागते हैं। चलो भाई 15,000, साला डेमो ही अटेंड नहीं किए। ठीक है, डेमो ही अटेंड नहीं किए और क्या 25,000 अच्छा है ना भाई, पैसे तो मिल रहे घर से 25,000। वो बोला 2 इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, 2 नहीं भाई पूरा ले, कोई डेमो अटेंड नहीं किया, पूरा पैसा दे दिए। ठीक है, 7 दिन हुए थे कि कुछ डाउट आया, मैं पूछा था क्या बोला था, मीडियलिस्टिक चल रहा था। अकबर ने एक दीन इलाही धर्म चालू किया था, दीन इलाही 1582 में दीन इलाही धर्म चालू किया था। वो दीन इलाही धर्म क्या, जैसे बोला ना कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वो खुद पढ़ा नहीं है कभी उसका क्या दिया धर्म, इसलिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। जिस दिन पढ़ लेगा उसको मालूम चलेगा कि भाई सभी धर्म एक ही बात बोल रहा है। कुछ उदाहरण दिए था तो अकबर भी जब पढ़ा ना, अकबर को लिखने पढ़ने नहीं आता था। ठीक है, सुनता था। ठीक, बोले जोधा भाई शादी भी करके ला लिया, उसको डेली बस कहानी सुना, वो परेशान हो गई, साले छोड़ के चलो इधर, बस कहानी सुना। ठीक, तो ऐसे ही रहता था, बस सुनाओ मेरे को कहानी सुनाता था, सुनता था। ठीक, सुनते सुनते लगा भाई पंडित से भी सुन रहा है, पूरा मेरे को पुराण बता, पूरा गीता बता, उसने अनुवाद भी करवाया सब ग्रंथों का। तो देखा यार ये तो सब धर्म समान बात कर रहे हैं, इस्लाम में भी उन्होंने चाचा ने ये बताया, इधर ये बाबा ने भी बताया। तो ठीक है, तो एक नया धर्म चालू किया, दीन इलाही धर्म। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना की, वो बोला कि सब आओ यहीं आके पढ़ो, एक ऐसा धर्म जिसमें सब जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना
लागू करना, ठीक है। अब इवन देखोगे अच्छी अच्छी बातें में से क्या, जहाँ पे उसको लग रहा था कि विवाद हो सकता है, वहाँ बोला कि ठीक है इसको हटा दो, डिलीट कर दो। जैसे इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा करना निषेध है, मूर्ति पूजा नहीं है, ठीक है। 35वें आयत के 14वें सूरत में बोलता है कि बुत शिकन बोलते हैं उनको, मतलब बुत की पूजा, मूर्ति मतलब बुत, ये नहीं करना, ये हराम है, ठीक है। इवन आप जैसे देखोगे एक यजुर्वेद में भी 4 वेद है ना, उसमें यजुर्वेद में भी बोला गया है, और शायद उपनिषद ईशोपनिषद में, ठीक है, क्या कि आप 5 तत्वों से बनी चीज को की पूजा नहीं कर सकते। मतलब ये मूर्ति क्या मिट्टी से ही बनाई, इसकी पूजा नहीं करनी। तो ये यजुर्वेद, भारतीय में भी अगर धर्म ग्रंथ में देखो तो यहाँ पे भी विवाद है। तो कई लोग एक ईश्वरवादी होते हैं, कई लोग बहु ईश्वरवादी होते हैं। एक ईश्वर मतलब कि एक ही ईश्वर, तो कई लोग बहुत सारे देवता पूज रहे हैं, शिव विष्णु कृष्ण, अलग अलग प्रकार के कितने सारे देवी देवताओं को पूज रहे हैं, ठीक है। और कई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, जैसे ये ब्रह्म कुमारी वाले हो गए, ज्योति को मानते हैं, ऐसा रहता है अलग अलग चीजें। तो वहाँ पे क्या है, वो विनय धर्म उसको कंसेप्ट लागू किया था। मैं बस पूछ डाला गलती से, सामने में बैठा था, पूछ दिया कि सर ये विनय धर्म क्या होता है। अब उसको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने जैसे गलती छुपाने के लिए तो बुलाया, अरे बहुत अच्छा, कौन पूछा सर, मैं ऐसे इतना हाथ उड़ाने से पहले ये सर इधर खुश हुआ कि इतने लोग के बीच तारीफ करेगा। तो सामने बुलाया, कंधे पे हाथ रखा, बोला ऐसे बच्चे का एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, कभी ये जॉब नहीं लगा पाएगा, ऐसे बोल दिया। इतना सुनाया साले, जितना पढ़ा उतना पढ़ना नहीं है। ऐसे लोग होशियारी मारने के लिए इधर को क्वेश्चन उधर को क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा कि उसको इतना आंख से आंसू आ गया, 700 बच्चे के सामने चिल्लाना, इतने लोग, और बच्चे भी क्या सब हंस देते हैं ना, तो ये नहीं देखा कि सारे सही चीज तो पूछा है, सही चीज तो पूछा है, तो कोई ऐसा नहीं देखता। तो इतने सब हंस दिए, तो अपने दिल पे बात लग गया, ठीक है। तो फिर होगा कि ठीक है। अब इतने सारे लोग जो जवाब देते थे, उसमें किसी सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन अपना हुआ था। तो मैं फोन किया था, वो सब भूल चुके थे, ठीक है, नंबर रखा था, सेव करके रखा था, उसी टाइम दिमाग में रखा था कि होगा। तो बोला कि सर आपने ये बोला था, अरे मुझे तो याद नहीं बेटा, अरे मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मैं ऐसे था। बोला सर याद है, मेरे दिल में बात रह गई। बोला कि मैं तो याद रख लिया था ना। एक और ऐसी इंसिडेंट था, 2017 पटवारी एग्जाम निकाल लिया था, तो फिर उसके बाद पीएससी चले गए, लेकिन फिर वापस भटक गए। अपने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, कुछ किया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, यंग एज जो डिस्ट्रैक्शन रहते हैं सभी थे, मैं भी यंग लड़का था, काफी ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन थे। तो पटवारी एग्जाम निकालने के बावजूद मैं ज्वाइन भी नहीं किया, और ऐसी खाली पीली घूम रहा था, एमकॉम कर रहा था। तो 2017 की बात थी, जून 2017 एमकॉम का एग्जाम चल रहा है। उस टाइम क्या, मेरी बुआ आई हुई थी, वो बुआ बोली कि एक पुराना न्यूज़ पेपर पढ़ी, उसमें किसी काम वाली बाई बच्चे ने टॉप किया था, स्कूल का था क्या था पता नहीं, टाइम टॉप किया था। तो उन्होंने ये बोला छत्तीसगढ़ी में, देख जिन घर के लड़का अभाव में दिए थे वो टॉप करते, वो हमारे खानदान में कोई पैदा नहीं हुए थे, नाम रोशन कर सके, भारत पेपर था वो, ठीक है। तो अपने को ये बात थोड़ा लगा ही, और अपन क्या थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के चलते जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था ना, वो बीच में छोड़ दिया था, नहीं जा रहा था, कर नहीं रहा था, तो मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। तो अपने घर में पिताजी ने टॉन्ट मार दिया, खानदान के कायदे ये लेकर देख ले अपना पैसा लाख रुपया बर्बाद कर दी, कुछ नहीं है। तो क्या दिल की बात चुप गई। मैं भारत पेपर था, मैं सोचा कि ठीक यार मेहनत करूंगा और इसी पेपर में फोटो छपाऊंगा करके। ठीक 1 साल 1 महीने लगे, अखबार वही था, नाम और चेहरा बदल गया था, दुर्ग जिले के योगेश ने किया टॉप, ये था, तो बात लग गया था, ठीक है। चलिए वापस आते हैं 20 1 20 2 20 20 2 सीधी संबंधी संरक्षण। 20 1 क्या बोलता है कि सपोज आज जैसे कोई क्राइम हो रहा है, अभी निर्भया रेप कांड हुआ था, कि उसमें 17 साल का भी नाबालिग लड़का था, उसको फांसी की सजा नहीं दी गई। अब कानून चेंज कर दिए गए, ठीक है। कोई घिनौना अपराध करे, मतलब उसकी प्रकृति एकदम घिनौनी हो, तो उसको मर्डर मतलब उसकी फांसी की सजा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ शायद नियम लाया गया। तो लेकिन ये 20 1 क्या बोलता है कि जिस टाइम जो सजा की गई है, उस टाइम जिस टाइम जो क्राइम किया गया है, उसी टाइम की सजा उसके लिए लागू होगी। आज कोई सपोज किसी ने मर्डर कर दिया, 7 साल की सजा है, दोष सिद्धि होने में तो टाइम लगता है, दोष सिद्ध होने में टाइम लगता है, 2 साल लग गए, सपोज 2 साल बाद वो चेंज हो गया कि तुरंत फांसी की सजा, तो उसको उस टाइम का कानून लागू नहीं होगा। उसके लिए आज 2 साल पहले किया था ना, उस टाइम क्या सजा था उस क्राइम के लिए, वो दिया जाता है। तो जिस टाइम जो क्राइम हो उसी टाइम का सजा दिया जाता है, चाहे वो कानून 5 साल बाद सिद्ध हो, 5 साल बाद सिद्ध हो, नियम चेंज आया तो कुछ नहीं, ठीक। इस कारण उसको छोड़ना पड़ा, नाबालिग था इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। तो आर्टिकल 20 एक बोलता है जिस टाइम का कानून है उस टाइम लागू होगा। आर्टिकल 20
अच्छा तो मैं संविधान को बता रहा था, तो उस टाइम क्या फिर मैं खुद से पढ़ने का प्रयास किया ना, इंग्लिश मीडियम का था, बताते हिंदी में थे, तो एक किताब लेके आया था यार, पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी मजबूत करना, तो एकदम आंसू आ जाता, उसका जो लैंग्वेज है ना, इतना कठिन लैंग्वेज है, समझ नहीं आने वाला। उसके बाद मैं बोला कि ठीक है यार, हिंदी समझ नहीं आ रहा, मैं तो इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश समझ आएगा, ऐसी एक इंग्लिश की किताब लाया, ठीक है। और पहले तो थोड़ा बहुत आंसू टपका था, फिर वो फूट के रोने लगा था। किसी से पूछ के इकट्ठा करके फिर अब किताबी भाषा समझ आ रही थी, थोड़ी देर बाद समझोगे समझ आ जाती है। उसके बाद इंग्लिश हिंदी अब बाइलिंगुअल पकड़ इसलिए बन गया है कि अब किताब खरीदने में पैसे में कंजूसी नहीं करता, सब वही हिंदी में भी वही इंग्लिश में, सब किताब जिसकी आती है हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, सब मैथ्स हिंदी, मैथ्स की भी हिंदी इंग्लिश सब, क्योंकि अपने को तो बच्चों को पढ़ाना भी है तो उसका फायदा भी मिलता भी है, दोनों बाइलिंगुअल, तो ना इंग्लिश के बच्चे छूटते ना हिंदी के, तो फायदा वहाँ पे मिल जाता है। 20(2) क्या बोलता है, 20(2) बोलता है एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है राजीव गांधी का एग्जाम्पल, एक क्राइम के लिए एक ही सजा, एक क्राइम के लिए 2 सजा नहीं, ठीक है। कैसे, एक इसका अच्छा उदाहरण है, राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, उनको फांसी की सजा मिली थी, छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ दिया गया, 1991 की बात है, ये भारत था, ये श्रीलंका, यहाँ का एक आतंकवादी संगठन थी लिट्टे, LTTE, ठीक है, लिट्टे नाम की एक आतंकवादी संगठन थी। इसने राजीव गांधी कुछ ऐसा पॉलिसी लाया था जिनको तकलीफ हो रहा था, कई सारे सोल्जर्स भी वहाँ उतारे थे श्रीलंका में, जो कई सारे सोल्जर्स वापस ही नहीं आए इंडिया के, बहुत सारे थे, उस पर कहानी पर नहीं जा रहा हूँ, बस ये लिट्टे ना चिढ़ता था किससे, राजीव गांधी से, और राजीव गांधी शायद साउथ इंडिया में कहीं गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, 1991 में, कहाँ गए थे, साउथ इंडिया तक गए थे कहीं प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये बात मालूम चली कि इसका ये मीटिंग फिक्स है यहाँ पे आने को है, तो लिट्टे ने कुछ लोगों को तैयार किया, उसको मारने का प्लान बनाया, ठीक, तो वो ब्लॉग एक लड़की मारी थी उसको, ठीक है, 9वीं क्लास में पढ़ती थी, 9वीं 10वीं, तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी फिर से चुन के आएगा तो फिर हमारे लिए परेशानी खड़ा करेगा, उससे अच्छे इसको मार ही दिया जाए, तो बोला कि ठीक है। उस टाइम उसकी जो वाइफ थी सोनिया गांधी, उसको मना भी किया थोड़ा सा, सोनिया गांधी थी ना, हाँ सोनिया गांधी, हाँ है, तो उन्होंने मना भी किया था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मत जाओ, तो फिर लेकिन फिर भी अरे कुछ नहीं होगा, मेरे को क्या हो सकता है, प्राइम उस टाइम प्राइम प्रधानमंत्री थे वो, उसमें क्या ह्यूमन फॉर्म बन के गई, जो ऐसे माला पहने सब उड़ गया, वहाँ जितने लोग थे आसपास के कार्यकर्ता, कांग्रेस सब मुर्दाबाद, ठीक है, तो वहाँ के साथ खत्म हो गया। उसके जो हत्यारे थे कुछ साल बाद पकड़ा है, सब के सब पकड़ा है ना, जांच पड़ताल चला, उन लोगों को फांसी का सजा दिया गया, ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई। उसके जो वकील थे, उन लोगों के वकील थे जो क्रिमिनल थे, मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किए, मालूम चैलेंज कर सकते हो कुछ सजा हो, तो मद्रास में उसके भी कुछ नियम कानून है, तो मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला इसकी फांसी की सजा बरकरार रखो, उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनकी फांसी की सजा बरकरार रखो। अब इसके बाद भी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है, प्रेसिडेंट किसी भी क्षमा माफ कर सकता है, फांसी की सजा माफ। तो फिर उसके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट के पास गुहार लगाई कि क्षमादान की शक्ति आपको माफ है, इनको माफ कर दिया जाए, मतलब प्रकृति कम से कम चेंज कर दो, उम्र करके सजा दे दो, ये बोला गया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री ने उनको हाँ या ना करना होता है, हाँ या ना करने में 20 साल लगा दिए, ठीक है, 1991 में हुआ, 2011 आ गया था, 20 साल लगा दिए हाँ या ना बोलना, ठीक है। उसके बाद वकील का दिमाग ठनका, अचानक से पढ़ा हुआ कोई, अरे वाह आर्टिकल 20(2) में दिया हुआ है, फिर वापस गए कोर्ट के पास, ठीक, शायद सुप्रीम कोर्ट के थे या मद्रास हाई कोर्ट में वापस गए, ठीक, वो बोले कि आर्टिकल 20 में लिखा है, तर्क दिया आर्टिकल 20(2) में लिखा है कि क्या एक क्राइम के लिए 2 सजा नहीं दे सकते, बोले हाँ सही बात है, तो बोला कि आप तो हमारी जो ये जो भी वर्ड यूज करते होंगे, जो हमारे कस्टमर है, वर्ड यूज याद नहीं आ रहा, जो हमारे क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट है, उनको तो भाई 3 सजा दे दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कैसे 3 सजा, पहला सजा ये कि उनको फांसी की सजा दी है, हाँ बोला वो तो फांसी की सजा है, ठीक है। दूसरा सजा ये, हर रोज वो ये सोच के जी रहे हैं कि आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे, मेंटली टॉर्चर दे रहे हो, बोला हाँ ये भी बात है, साला हाँ या ना बोले इतना टाइम लगा रहे, प्रेसिडेंट आए चले गए, फाइल रुके आए ना, तो उनको क्या मेंटली टॉर्चर कर दिए इतने दिन से। दूसरी सजा ये,
बोला ठीक है 200 हो गया, समझ आ गया। तीसरी सजा क्या, वही बता। बोला उम्र कैद हो गया भाई इतने साल से, इतने लाख की सजा दे दिए। मतलब एक क्राइम के लिए 3-3 सजा, सुप्रीम कोर्ट बोला रद्द करो फांसी की सजा। बहुत सारी बात हुए कि जैसे अलग-अलग धाराओं पे अलग-अलग सजा रहती है ना। नहीं तो सब मिला के एक सजा हो गई। क्राइम एक था, सपोज जैसे कोई किसी का मर्डर ही किया, तो मर्डर करने में भी अलग पता है, अचानक से गलती हो जाए तो वकीलों की यहाँ पे भूमिका क्या होती है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, हो गया, वकील के पास जाएंगे, उन लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये गलती है उसको भूलवश। अलग अलग सजा। आपसे भूलवश किसी से मर्डर हो गई, जो सिद्धू क्रिकेटर है ना, उसने भी एक मर्डर किया, मालूम, छूट गया लिया। उसने एक पंची मारा था, किसी को मर गया भाई, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्रिकेटर था, बहुत अच्छा खेलता था उस टाइम, पंच मारा मर गया। तो एक गैर इरादतन हत्या अलग होता है, इरादतन हत्या अलग होता है, हत्या में भी क्रूर रूप से हत्या अलग होता है, सबके अलग अलग सजा होता है। वो सबको मिला के एक सजा। एक क्राइम किया था, फांसी उड़ाया था, तो जो जितना सजा मिलना चाहिए था कंबाइंड रूप से मिलता, ठीक है। जैसे किसी घर में कोई आया, चोरी किया, तोड़-फोड़ किया और उसको मार पीट दिया, ठीक है, जान से मार दिया, तो तोड़-फोड़ करना, किसी घर में जबरदस्ती घुसना, उसकी अलग सजा, तोड़-फोड़, सबको मिला के एक सजा। तो ऐसी फांसी जो दिया गया, जो भी सजा मिलनी थी वो फांसी की सजा अल्टीमेटली, वो सबके लिए कुल मिला के क्या, फांसी की सजा। और उसके बावजूद ये और 2 सजा एक्स्ट्रा मिल गया उसको, तो कोर्ट ने बरी कर दिया। सभी विवाद हुआ, लेकिन क्या संविधान क्या है, धाराएं जितनी भी लगे, आरोप जितने भी लगे, लास्ट में सजा एक रहती। सजा कंबाइंड हो जाता है ना, इतना पैसा लगा दिए, या 2 साल इसके लिए, 1 साल इसके लिए, ऐसा 3 साल सजा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक क्राइम के लिए भाई उसको फांसी दे दिए, उम्र कैद की सजा भी हो गई, मेंटली टॉर्चर भी कर दिए, सब कर दिए। इस वजह से जो प्रधानमंत्री को मारा वो छूट गया, ठीक, संविधान के आगे मजबूर। आर्टिकल 20(3) बोलता है कि आप किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के बाद नहीं कर सकते। खुद के खिलाफ गवाही देने के बाद कि उगलवा रहे भाई, उगल, सजा मान अपना, ठीक है, मतलब अपनी गुनाह मान, ऐसे बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। अब खुद के खिलाफ गवाही देना मतलब कैसा गवाही देना, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, ये सारे प्रकार के टेस्ट होते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट, सब मशीन ही खराब निकल गया, वो बेचारा बोल रहा सही हो रहा है, मारे जा रहे चले मशीन। तो खैर ये सब सही बताते हैं, इतना टेस्टिंग होने के बाद ये सारे टेस्ट खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, तो ये बोलते हैं कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। लेकिन इसका भी अपवाद है, क्या अपवाद है, कोई हार्डकोर क्रिमिनल है, उनको तो ट्रेन ही किया जाता है कि भाई मार, ठीक है, उनके लिए, मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, चाहे टेररिस्ट वाले भी हों, हार्डकोर क्रिमिनल टेररिस्ट जैसे कुछ लोग हों, ठीक है, या ऐसे लोग जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध किया, कोई घिनौना अपराध किया, उन लोगों के लिए ये लागू नहीं होता ये अपवाद, ठीक। ये बोलते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 लंबा चौड़ा कहानी है, कल विस्तार से बताऊंगा। आज काफी समय हो गया, कई लोग मोबाइल देख रहे हैं। नहीं, कब घर जाओ, घर से कॉल आता है डायरेक्ट 8 बजे। निकली कि नहीं निकली, तुम 8 बज गया।